हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र में आज़ाद भारत के पहले वर्ष में एक बालक का जन्म हुआ, जो कारण बना सिराज क्षेत्र को दुनिया भर में एक जगह दिलाने में। बाहू गांव में सिराजी बोली में पलने वाला किसी वक्त रूसी भाषा का एक विशेषज्ञ होगा, जो सिराज ही नहीं भारत का भी नाम रोशन करेगा दुनिया भर में। कौन कह सकता था ये उस वक्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर बरियाम सिंह जी की, जो सिराज के प्राइमरी स्कूल से होते हुए रूसी विभाग जेएनयू और फिर मॉस्को राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी करके वापस जेएनयू में लगभग 4 दशकों तक पढ़ाने के बाद वापस उसी जन्मस्थली को लौटते हैं, लेकिन खाली नहीं लौटते। बाहू से निकलते वक्त शायद ही ये कोई कह सकता था कि वे अपनी मातृभाषा सिराजी, हिंदी, रूसी में दर्जनों किताबें लिखकर अपना साहित्यिक रचनात्मक योगदान देकर साहित्य को और समृद्ध करेंगे। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा से बातचीत करेंगे। नमस्कार, माउंटेन ट्रेजर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। ये तो देख ही रहे हो, मैं आपके सामने हूँ। 10 जून को मैं 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ, यानी 74 साल पूरे। उनमें से शुरू के 17 साल बंजार में, उसके बाद दिल्ली की पढ़ाई 4 साल, उसके बाद मॉस्को में पहली बार 2 साल एमए के बराबर का कोर्स करने के लिए, उसके बाद पीएचडी 3 साल और मॉस्को प्रवास और दिल्ली 41 साल यहाँ से बाहर बीता है। पिछले 13 साल से मैं बंजार में हूँ, सेवानिवृत्त। अब देख ही रहे हैं आसपास, लोग कहते हैं मैं दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा हूँ, सारी मित्र मंडली तो मेरी उधर ही है, लेकिन इससे अच्छा मुझे कहाँ मिलेगा रहने के लिए। तो यही संक्षिप्त परिचय एक व्यक्ति के रूप में। बाकी जो आप प्रश्न करेंगे वो अपने आप उत्तर निकल आएंगे। सर, आपका जो नाम है थोड़ा अलग सा मुझे लगता है, तो आप अपने नाम का अर्थ मुझे समझाएंगे कि क्या है? यही प्रश्न मुझे 1988 में विश्व कविता उत्सव हुआ था भोपाल में। पंजाबी के बहुत बड़े कवि गुरबख्श सिंह पूछने लगे तेरा नाम बरियाम सिंह। मैंने कहा अर्थ मालूम नहीं, तो मुझे लिख के दिया, वो अभी तक भी पढ़ा है मेरे पास। बहु गुरु बरियाम अकेला, आपे गुरु अपे चेला। ये गुरु ग्रंथ साहब से है। वैसे संस्कृत में शब्द ये संस्कृत का है वरियम, वरियम अद्वितीय, दूसरा नहीं उस जैसा, या जो चुने जाने लायक, वरियम। तो यहाँ तो वरियाम पता नहीं क्यों पढ़ा। ये था कि स्वतंत्रता आंदोलन में अमृतसर से वरियाम सिंह थे, तो पिताजी शायद उनसे परिचित रहे होंगे, तो नाम पैदा हुआ तो वरियाम सिंह। तो मैं अब पहला नाम है। अब दूसरी बात ये है वरियाम सिंह नाम से तो चलो प्रतिष्ठा मिली, कुछ कष्ट भी मिले। किस तरह के, आपको याद होगा ये एक समय था आतंकवाद का, तो कई आतंकवादियों में बरियाम सिंह भी एक आध थे। तो जब मैं विदेश से लौटता था तो मुझे एयरपोर्ट पर रोका जाता था। हालांकि दोस्त लोग मेरे सहयोगी से बोला करते थे, भाई ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं, क्यों रोक रहे हो? नहीं, बरियाम सिंह। 1 घंटा तक रोके रखते थे एयरपोर्ट पर, आतंकवादियों की लिस्ट में है। क्या इसके परिणाम ये निकला कि हमने अपने बेटे का नाम के साथ नेगी जोड़ दिया। नेगी होने के नाते एक आप दूसरे क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, वो है हिमाचल या उत्तराखंड। हिमाचल में चाहे किन्नौर हो, चाहे कुल्लू हो, या उत्तराखंड में नेगी, ये सरनेम चलता है। तो नेगी तो इसलिए बेटे का, मेरी तरह की परेशानी उसे झेलनी ना पड़े, इसलिए बेटे का नाम रख दिया रोहित नेगी। तो अलग नाम का मुझे समझ आया कि फायदा भी है और नुकसान भी है। नहीं, ऐसा कि उन दिनों, अब तो माहौल बदल गया। हाँ, ये उन दिनों तो भाई संदेह करना जरूरी भी था, जब एक आतंकवादी है। जी बिल्कुल। होने को मेरे परिवार में पता नहीं कैसे नाम रखे। एक नाम है केर सिंह,
वो भी आतंकवादियों में शामिल। एक मेरे छोटे भाई थे, गुजर गए, उनका नाम था जालिम सिंह। अब मैं क्या करूं, नाम रखे मैंने, हम लोगों ने स्वयं अपने नाम थोड़े ही रखे हैं। तो इस तरह से अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगता है अपना नाम। सर, आप अपने पारिवारिक माहौल के बारे में कुछ बताएं कि कैसा था? ऐसा है कि पारिवारिक माहौल कुछ चकित करने वाली चीज़ें मैंने कल भी बताई हैं आपको। हाँ, मेरी माँ गूंगी बहरी थी, मैंने बताया था आपको। अब ये गूंगी बहरी माँ ने कैसे, मैं अकेला नहीं था, मेरे छोटा भाई एक बहन भी थे, 3 बच्चों को बड़ा किया। और सबसे बड़ी बात ये है, कहने को तो गूंगी बहरी, लेकिन सबसे कोई घर साफ सुथरा होता था वो हमारा घर था। पूरा जमीन का काम माँ संभालती थी, 2 गायें लगातार घर में रहती थी, तो माँ ने संभाला। उसी के देख रेख में हम बड़े हुए हैं। अब 97 में गुजरे वो, 72-73 साल की उम्र पूरी जी। लेकिन जैसा कि होता है इस तरह के लोगों में, लेकिन कुछ आत्म का क्या, वो स्वाभिमान कुछ ज़्यादा ही रहता है। बहुत प्राउड किस्म की महिला थी। अच्छा, तो सर आपका अपनी मदर के साथ कैसा रिलेशन था? तो ऐसा है कि माँ के इशारे सब कुछ चला, ठीक है। अब ऐसा है कि जब मैं तो अनुवादक हूँ कविता का, पर मैं माँ की जो इशारे की जो बोली थी उसका भी अनुवादक मैं बचपन से रहा हूँ, क्योंकि मैं इशारे बचपन से सीख गया था। तो मैं सारे इशारों से, पिताजी की बात या गांव में कोई दूसरी कोई समस्या है, कोई नया आदमी आया, उससे बातचीत करवानी है माँ से, तो मैं अनुवादक के रूप में आता था, ठीक है। इनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलते हैं सेंसेशंस, ठीक है ना। जैसे माँ को घर में कोई आता था, फर्श तो लकड़ी का है, अगर माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो हम अपने दबाते थे, पाँव से दबाते थे फर्श पर लकड़ी को, तो उसका जो वाइब्रेशन है माँ तक पहुँच जाता था। तो वो अनुमान लगा लेती थी कि मैं आया हूँ या कोई और आया है, उसे अनुभव कर लेती। तो मिला ना उनको ये, तो सारी बात ही, क्योंकि इंटेलिजेंट तो थी। हम सोचते हैं कि भाषा बीच में मैं ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो अपंगता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप दुनिया का कोई बोध ना हो आपको। संसारिकता, लोक जीवन से जुड़ी हुई, सारा कोई समस्या नहीं, अपना संदेश, अपनी बात स्वतंत्र से कह लेती थी, स्वतंत्रता से सुन लेती थी। पर चूंकि भाषा के माध्यम से हम बचपन से कथाएं सुनते हैं भूत प्रेत की, उसने वो नहीं सुनी थी, इसलिए वो निर्डर थी, वो डरती ही नहीं थी। यहाँ मैं समझता हूँ 100% महिलाएं डरती हैं, ये भूत प्रेत है, या उस जगह जाओगे तो ये है, वहाँ जाओगे तो ये है। माँ को ये मेरे को निडर थी, ये कुछ अंश तक ये निडरता हमको भी आई है, डरना नहीं है। ये माँ से मिला हमें इतना। सर, हमारी जो प्रारंभिक जो शिक्षा रहती है और जो हमारे संस्कार है, उसका परिवेश के साथ बहुत गहरा प्रभाव भी होता है और संबंध भी, और यूँ कहो कि हमारी बुनियाद को वही मजबूत करता है। तो क्या आपका भी इन सब का कुछ प्रभाव आपके ऊपर रहा कि आप साहित्य और कविता के प्रति आपका रुझाव रहा? साहित्य तो बात की बात है, एक इंसान के रूप में मुझे अगर कुछ बनाया तो अध्यापकों ने बनाया। मुझे कहना चाहिए मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे पहली जमात से, पहली कक्षा से श्रेष्ठ अध्यापक मिले, उन्हीं के बदौलत। चाहे पहली कक्षा में मुझे याद है दूसरे विश्व युद्ध के सेनानी थे, जो लड़े थे, रिटायरमेंट के बाद वहाँ से आकर के वो शिक्षा विभाग में हमें पढ़ाया। उन दिनों अध्यापक कितना श्रम करते थे, आज तो कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। उन दिनों याद होगा आपको, स्लेट और तख्ती हुआ करती थी, तो तख्ती पे लिखना, खुद कलम हाथ में ले करके हम बताते थे ऐसा लिखना। तो वो श्रम इतना मैं नहीं सोचता हूँ कि आज के अध्यापक कर रहे हैं। पहली जमात, दूसरी जमात में मेरे बुद्धराम अध्यापक थे, श्रेष्ठ अध्यापक, तीसरे रोशनलाल, चौथे मोतीराम। इन प्राइमरी स्कूल में ये 4 अध्यापक थे, उनकी बदौलत जो हमको क्या कहो, ले दर के शिक्षा ही है आपका नींव, आरंभिक 4 साल की प्राइमरी एजुकेशन, यही सबसे है। तो मैं खुशकिस्मत रहा। अच्छा, तो सर आपका जो अलग अलग जो आपके शिक्षण संस्थानों में जहाँ पर भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो आपका उन सभी संस्थानों में कैसा अनुभव रहा और उनमें क्या अंतर था और फिर क्या उनमें समानताएं थी? ऐसा 5वीं में तो हम गए, उन दिनों हाई स्कूल हुआ करता था, तो बड़े गर्व की बात होती थी भाई हम हाई स्कूल में जा रहे हैं। आज की तरह ऐसा है ना, अब शिक्षा
का प्रसार बहुत हुआ है। आप सोच नहीं सकते हैं कि जलोड़ी से लाडी सेंज तक एक ही स्कूल था, हाई स्कूल बंजार। आज तो पता नहीं कितनी संख्या। और जब हायर सेकेंडरी हमने किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 36 छात्र थे हम, उनमें लड़कियों की संख्या 3। आज तो एक खानदान से 3 लड़कियां मिल जाएंगी, यहाँ तो पूरे क्षेत्र से आपको 3 लड़कियां थी। तो अब देखिए शिक्षा का कितना प्रसार हुआ। तो ये है कि स्कूल में अध्यापक, फिर स्कूल में भी अच्छे अध्यापक मिले, सबसे अच्छे अध्यापक अंग्रेजी के मिले मुझे, नहीं तो बंजार जैसी जगह में आप तो हैरान होंगी, भले हमारी जो अंग्रेजी है बुक की किताबी होती है, स्लैंग बोलचाल की भाषा अंग्रेजी हमारी कमज़ोर रहती है, लेकिन जो रिटर्न अंग्रेजी है तो भाई उसमें तो हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे। यहाँ से धर्मशाला गया मैं पढ़ने, तो एक अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने लेख लिखने को कहा अंग्रेजी में, तो लिखा, तो अच्छा लगा, उन्होंने मार्क्स दे दिए। एक बगल में पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ था, किसी सैनिक स्कूल में, उससे ज़्यादा कहे उसने मेरे से जवाब दिया, उसने फाड़ दिया। हाँ, अध्यापक से शिकायत करने लग गया। उसने कहा यार पहले पढ़ तो ले, ठीक है। तो अच्छे अध्यापक मिले, गणित के मुझे अध्यापक अच्छे मिले, 8वीं मेरे 100%, ठीक है, 10वीं में 90% से ऊपर, और मुझे गणित और अंग्रेजी ने ही पार का क्या, समझे ना। बाकी तो विषय बहुत सारे थे, लेकिन नंबर और ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात है, मैं इतिहास में बहुत कमज़ोर था, हालांकि आज मेरी इतिहास इस विषय में बहुत रुचि है, लेकिन याद ही नहीं, ये फिगर याद नहीं रहते कौन सम्राट। एक तो इतिहास गलत पढ़ाया गया हमें, मतलब मुगल राजा, ये नहीं है। अब इतिहास की पुस्तकें बदल गई हैं, अब दूसरी तरह का इतिहास आ रहा है, वो राजाओं महाराजाओं पर निर्भर नहीं है, उस तरह का इतिहास नहीं है। तो इतिहास में रुचि नहीं थी, रुचि रही साहित्य में। अब एक चीज़ असली बात मैं कहीं भूल ना जाऊँ, सन 62-63 के आसपास पिताजी बने प्रधान, उन दोनों सरपंच बोला करते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा, जब उन्होंने चार्ज लिया प्रधानगी का, सरपंच का, उन दिनों पंचायत घर नहीं होते थे, प्रधान का घर ही एक तरह से कार्यालय हो जाता था, ठीक है। तो जानते हो, मुझे उस जो समान पुराने सरपंच से हमारे पिताजी के पास पहुंचा, उसमें जानते हो क्या सोच, विश्वास नहीं कर सकते हैं आज लोग। प्रेमचंद संपूर्ण, गोदान, रंगभूमि, ये भी छोड़िए, रविंद्रनाथ ठाकुर वो भी छोड़िए, बंकिम चंद्र, ये जो आजकल वंदे मातरम करते ना लोग, ये बंकिम चंद्र का आनंद मठ से है ये, ठीक है, वो। और शरद चंद्र कब मिले जी? 62 कहाँ जी? बाहू पंचायत, पंतलोकपुर पंचायत के सरपंच के यहाँ क्यों आए? ये पुस्तकें कैसे पहुंची होंगी? मेरे ये पहेली आज। यहीं से साहित्य के प्रति, यहाँ से संस्कार। प्रेमचंद में 10वीं तक पढ़ चुका था पूरा। उसके बाद हमने एक योजना शुरू की, वो था हिंद पॉकेट बुक्स वालों ने सस्ते एडिशन शुरू किए, पेपर बैक एडिशन। तो हमने यहाँ से कुछ लोगों ने शुरू किए, भाई इस बार 5 पुस्तकें तुम्हारे नाम से आएंगी, तो भरेगा, इस बार 5 पुस्तकें तुम्हारे नाम से आएंगी, तो 1 रुपये में एक पुस्तक होती थी। तो इस तरह साहित्य के प्रति रुचि स्कूल से नहीं, अपने ये जो आकस्मिक जो भी का ये पुस्तकें जो प्राप्त हुई, वहीं से संस्कार बने। सोच सकते हो, ये आज मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत में ऐसी पुस्तकें हों, तो कहाँ है? इतना बजट पंचायतों का, लेकिन पुस्तकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पुस्तकालय बना बड़ा कुल्लू में, और एक कुंवर साहब का, कितना देश में जिला स्तर का एक भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है जैसा आपको कुल्लू में प्राप्त है। ये राकेश कुंवर जी की अपने प्रयासों से इतनी शानदार लाइब्रेरी नहीं है मुल्क में, तो भाई कहाँ से बनेंगे? अगर साहित्य में रुचि कहाँ से होगी आपको, अगर पुस्तकें उपलब्ध ना हो। और मैं तड़ी से कह सकता था कि मैंने प्रेमचंद पढ़ा, बाद में तो सालों, जब मैं सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रेफरेंस में पढ़ता तो वहाँ तो और मिल के फणीश्वर नाथ रेणु पूरा पढ़ डाला, विमल मित्र बंगाली लेखक पूरा पढ़ डाला। उसके बाद जहाँ भी साहित्य कार्यक्रम होते थे हम हाजिर हो पहुँच जाते थे। ये भारतीय ज्ञानपीठ देश का सबसे बड़ा पुरस्कार देती है ये संस्था, पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैं शामिल हुआ। शंकर कुरूप केरल के बहुत बड़े लेखक, वो फंक्शन अटेंड किया। आज तक मेरे पास
उस कार्यक्रम में दिनकर आए हुए थे, सुमित्रानंद पंत आए थे, सोच सकते हो, इनके मेरे पास वो हस्ताक्षर हैं। तो ये रही इस तरह संस्कार बनते हैं। तो सर इन सबके बीच में रूसी भाषा के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? आकस्मिक। और एक बात है देखना, उन दिनों बंजार में सोवियत भूमि करके पत्रिका आती थी। उसमें एक प्रलोभन ये भी रहता था कि उसमें बहुत अच्छा कैलेंडर भी मिलता था, ठीक है, और बिल्कुल मामूली दाम था इसका। तो सोवियत भूमि हमारे अध्यापक थे, उनके यहाँ आया करता था। फिर मैंने भी बाद में खरीदना शुरू किया, तो यहाँ से रूस के प्रति रुचि हुई। ये 63-4 की बात है। अच्छा, तो मतलब ये आपका शुरू से ही हो गया था रुझान थोड़ा? रूस के बारे में जानना शुरू किया। ये तो फिर अचानक हुआ ना 65 में, नेहरू के होते रूस के साथ हमारे आर्थिक कहो, राजनीतिक कहो, संबंध बनने शुरू हुए थे। सारा सपना नेहरू का था कि भारत आत्मनिर्भर बने। सबसे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपके बड़े उद्योग हों, बड़े हैं, उसमें स्टील प्लांट्स अपने हों। तो ये जो रूस के साथ ये जो बने एग्रीमेंट्स बने, बोकारो, भिलाई स्टील प्लांट, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं। उसके बाद आर्मी नेवी का सामान आने लग गया, तो रूसी जानने वालों की जरूरत है। तो ये महसूस किया गया कि एक भाई संस्थान खोलना पड़ेगा हमको। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में रूस के साथ एग्रीमेंट बना, एक इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन स्टडीज भारत में खुलेगा। मैं धर्मशाला में पढ़ ही रहा था, एक दिन विज्ञापन पढ़ा मैंने, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। अप्लाई किया और सिलेक्शन भी हो गया और पहुंच गए दिल्ली। और 14 नवंबर का दिन और इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन स्टडीज की स्थापना, और उस दिन हमने दाखिला लिया। फिर हो गए, पढ़ने लग गए, ठीक है। इसमें सारा मीडियम रूसी ही था, ठीक है ना, और अध्यापक रूसी। सोच सकते हैं आप, 19 में से 17 अध्यापक रूसी, 2 भारतीय थे। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है, 19 भारतीय, रूसी एक भी नहीं है। अच्छा। ये आपकी बात। अब रूसी जानने वाले लोग जो था, अब तो रिटायर्ड भी हो गए, कोई राजदूत बने, ठीक है, विदेशों में इंटरप्रेटर बने, बड़े ऊंचे ओहदे पर गए। यूपीएससी में सब्जेक्ट रखा गया रशियन, उसके IAS IFS में गए। बोकारो स्टील प्लांट गया तो वहाँ तो गए। नेवी में 68 में अभी मैं पढ़ ही रहा था, नेवी में 3 महीने रूसी पढ़ाई बम्बई में। बम्बई देखने को मिला, ठीक है, ये शूटिंग वगैरह देखने जाते थे हम। लोग था हर चीज़ जानने का, ठीक है ना। तो इस तरह से रूसी 4 साल पढ़ी रूसी। फिर शुरू के 5 जो थे मेरिट में, उनको मॉस्को भेजा गया, तो उनमें हम भी थे। और 69 में जो कन्वोकेशन हुआ हमारा, ये हमारा इंस्टीट्यूट बना JNU का हिस्सा। पहला इंस्टीट्यूट जो JNU का हिस्सा बना वो था इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन स्टडीज़। और 69 में हमने ग्रेजुएशन की, और जो पहला कन्वोकेशन था उसमें कौन थे? VV गिरी, राष्ट्रपति। कांग्रेस में विभाजन हुआ था, इंदिरा गांधी ने ऑफिशियल कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था VV गिरी, क्योंकि कांग्रेस में विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी को एक ग्रुप था, वो बाहर करना चाहते थे, तो इंदिरा गांधी ने कहा या तो मैं बाहर हो जाऊंगी या फिर राष्ट्रपति लवाओ। तो VV गिरी राष्ट्रपति बने थे, उसी साल की बात है ये, ठीक है। उसे पहला बड़ा कार्यक्रम ये था। VV गिरी, इंदिरा गांधी के हाथों में फोटो दिखाऊंगा आपको, डिग्री। उसके बाद 12 दिन के बाद मॉस्को। तो सर आपने जैसे रूसी भाषा में और हिंदी भाषा दोनों में ही बहुत सारे अनुवाद किए हैं, तो अनुवाद करते समय सबसे कठिनाई या फिर चुनौतीपूर्ण आपको क्या लगा उसमें? अलेक्जेंडर ब्लॉक रूस के बहुत बड़े कवि हुए हैं और मेरे प्रिय कवि रहे। जब मैं छात्र ही था, इरादा था भाई अनुवाद होना चाहिए इनका। 1980 में उनकी जन्म शताब्दी पड़ रही थी, अनुवाद किया जाए। अनुवाद सिद्धांत, शून्य ज्ञान, अनुवाद सिद्धांत का पढ़े ही नहीं तो, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल। वैसे ही भाई उसने देखते उसका अनुवाद कैसे हुआ है, उसने उनका अनुवाद किया है कैसे हुआ, वही उतना ही देखा। क्योंकि रूसी से बहुत अनुवाद हो चुके थे, वो मेरे सामने थे कि भाई क्या करना। तो बिना अनुवाद सिद्धांत के ज्ञान के ये मेरा संभव हुआ 1980 में। तो 50 कविताएं थी अलेक्जेंडर ब्लॉक की।
तो अनुवाद हुआ। और सबसे बड़ी बात, आज के बहुत बड़े आलोचक हैं, समीक्षक हैं विजय कुमार, बम्बई में रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ी नवभारत टाइम्स में समीक्षा और बाद में साक्षात्कार बड़ी पत्रिका है मध्य प्रदेश से निकलती है, उनमें उनकी और भी बड़ी समीक्षा तो प्रकाशित हुआ। और 1.5-2 साल के बाद सोवियत लैंड अवार्ड, नेहरू पुरस्कार होता था, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, वो भी मिला अनुवाद के लिए। अब तो भाई हमने सोचा आगे, अब तो भाई रास्ता यही लेना है मुझे, अनुवाद का, कविता अच्छा, अनुवाद। उस वक्त आपने ये निर्णय ले लिया था कि अब हम अनुवाद करने थोड़ा में एनकरेजमेंट मिला ना। अच्छा। इस बीच में फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ाता तो मैं रूसी साहित्य हूँ, लेकिन अनुवाद अलग डिसिप्लिन है, अनुवाद सिद्धांत अलग विषय है। उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए मजबूत। आपको 2 भाषाएं तो जाननी ही चाहिए, रूसी तो है ही, लेकिन हिंदी उतनी पकड़ नहीं थी, ईमानदारी से कहें, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्योंकि साहित्य पढ़ चुके थे, हम हिंदी साहित्य पढ़ चुके थे, एक साहित्यिक भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसके बाद तो मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या होगा अनुवाद को। तो सर, रूसी साहित्य में कोई एक ऐसी रचना जिसको पढ़कर आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये बिल्कुल हमारे पहाड़ी परिवेश से मिलती है? ऐसा है कि रूस, आज का रूस, पहले तो सोवियत संघ था, वो तो और भी बड़ा था। 91 के विघटन के बाद रूस रह गया, असली रूस अब, ठीक है। तो रूस में एक पहाड़ी प्रांत है, जैसे हम हैं यहाँ, एकदम पहाड़ी प्रांत, उत्तरी ओसेतिया करके, अपने को ईरान भी बोलते हैं, ईरान, ईरान, आर्या, ये एक इस तरह का है उनकी। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ आकस्मिकताओं का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका, ऐसे अपने आप कुछ हो जाता है। रूस और भारत, इनका एक इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी हुआ, फ्रेंडशिप सोसाइटी हुआ करती थी, बहुत बड़ी संस्था थी। उसमें एक तो देश से देश, राजधानियाँ राजधानी, जैसे मॉस्को दिल्ली, पीटर्सबर्ग बम्बई, उज्बेकिस्तान शायद पंजाब, हिमाचल को मिलाया गया उत्तरी ओसेतिया के साथ। पहाड़ी प्रांत है हमारी तरह, इस बिल्कुल ऐसे ही। और नस्ल में भी लगभग अपने को गिनते हैं कि एक जैसे ही हम लोग। तो वहाँ हमको मिलाया गया उनके साथ। तो यहाँ से डेलीगेशन जाते थे उत्तरी ओसेतिया, वहाँ के डेलीगेशन आते थे हमारे यहाँ। ये लगभग 80 या 81 की बात है। तो ओसेतिया से डेलीगेशन आना था। मुझे कामेश्वर पंडित जी, संपादक थे पत्रिका के, उन्होंने कहा यार कोई अनुवाद कर दो वहाँ के एक कवि का। तो मैंने 3-4 कविताएं हालांकि जल्दबाजी में कर दी। तो वो जो व्यक्ति आए थे वहाँ से, उन्होंने वो, मैंने पढ़ा वहाँ, इन कविताओं का पाठ हुआ। पर चूँकि इतनी भीड़ थी, ज़्यादा बातचीत मेरी उस रूसी प्रतिनिधिमंडल से नहीं हुई, ओसेटियन प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं हुई। लेकिन वो अनुवाद साथ ले गए जो हिंदी में छपे थे। अब देखो, बहुत अरसे बाद सन 80 में वो JNU आए वही से, जो तो सामना हुआ अब 6-7 साल बाद। तो बोले पहचाना? मैंने कहा हाँ पहचाना, ओसेटिया से है ना आप? कहा। फिर वहाँ से वो मित्रता शुरू हुई। फिर उन्होंने मुझे पुस्तकें और दी। उनके राष्ट्रीय कवि हुए हैं खेतागुरव, उन्होंने वो पुस्तक दी। तो कहा अनुवाद कर सकते हो? मैंने करूँगा। तो अनुवाद मैंने की। ये ब्लॉक के बाद ये दूसरा बड़ा अनुभव था मेरे लिए, वहाँ के कवि का अनुवाद करना। जैसे अपना जैसे लगा, जो आपने समीपता की बात की है ना, कई बार ये समीपताएँ हमारा भौगोलिक परिवेश भी तय करता है। तो वो हमारे जैसे हैं। आप सोच सकती हैं, जो मैं वहाँ गया था, उन्होंने भेड़ू हमारे स्वागत में, अच्छा। हाँ जी ठीक है, चलो वो तो अलग बात है। तो इस तरह से समीपता महसूस होती है। उसी तरह से एक उपन्यास पढ़ा, नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, वो है जो एकदम नॉर्थ पोल के पास, जहाँ 6 महीने बर्फ, 6 महीने क्या, 6 महीने क्या कहो, रात 6 महीने दिन रहता है। वहाँ के लेखक की उपन्यास पढ़ा। और खैर हम तो 6 महीने वालों में नहीं है, लेकिन ठंडे प्रांत से हैं। अरे क्या है, वही लगा, वही अतिथि सत्कार, दूर से आ रहे हैं, ग्रुप्स में मेहमान आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आते हैं। 1-2 मेहमान थोड़े आते हैं, जब देवता आए तो इतना सारा। तो एक सांस्कृतिक समीपता महसूस होती है।
फिर तो असेतिया के साथ हमारे बहुत और भी कवि है, पूरा संकलन निकाला मैंने वहाँ के कवियों का, क्योंकि वो उनकी आबादी है 5 लाख का प्रांत है कुल, हम तो 17 लाख के हैं, लेकिन पूरे रूस की आबादी तो 15 करोड़ है, हम 130 करोड़ हैं, तो चलो देश उनका भी बड़ा, देश हमारा भी बड़ा, तो ये चर्चा में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, विशेष अतिथि रहा मैं जब उस कवि की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, स्वागत हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह संबंध बनते हैं जो अनुवाद से। फिर आप रूसी का अनुवाद यहाँ करते हैं, फिर हमसे पूछते हैं भारतीय लेखक कौन है जिनके अनुवाद होने चाहिए, फिर हम उनको नाम सुझाते हैं। अच्छा। फिर उनके अनुवाद होते हैं जी। तो इस तरह से एक सेतु, एक पुल बनता है, मतलब एक दूसरे के जो साहित्य है उसका एक तरह हाँ, से आदान प्रदान आप बोल सकते हैं। भूमिका किन की है? हाँ जी, अनुवादकों की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, पहले रूसी साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से होता था जी, क्योंकि अंग्रेजी जानने वाले रूसी भी बहुत थे, तो अंग्रेजी अनुवाद हो। तो यहाँ जितने भी अनुवाद शुरू में हुए हैं अंग्रेजी के माध्यम से हुए, जैसे टॉल्स्टॉय है, दस्तयेवस्की है, चेखव है, अंग्रेजी से हुए। लेकिन अब सीधे रूसी से हिंदी में होने लग गए। हाँ, ये उपलब्धि है। इससे भाषाएं खुद समृद्ध होती हैं, उसके बाद अनुभव क्षेत्र बढ़ जाता है उस भाषा का, जहाँ तक अभिव्यक्ति का मामला है। तो इस तरह से चल रहा। हाँ सर, कोई एक लेखक जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं? रूसी या हिंदी के? दोनों में भी बता सकते हैं आप, अगर किसी एक का बताना चाहें तो किसी एक का भी बता सकते हैं। एक लेखक जिसका जिक्र कम होता रहा है, वो जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, वो थे रांगे राघव। कब तक पुकारूं, इस कई बार पढ़ चुका हूँ मैं। छोटी उम्र में गुजर गए थे, और जिंदा रहते तो शायद, हालांकि छोटी उम्र में बहुत लिख चुके थे वो। तो कब तक पुकारूं मेरी आज तक। दूसरे फणीश्वर नाथ रेणु, फिल्म तो आप देख चुके होंगे, तीसरी कसम, मालूम नहीं देखी कि नहीं, जिसमें कपूर साहब और वहीदा रहमान। जी हाँ जी, तीसरी कसम, हाँ जी, हाँ जी, तीसरी कसम के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, हाँ उनका उपन्यास मैला आंचल। और एक हुए हैं उत्तराखंड से लेखक शैलेश मटियानी। पहली बार जब शैलेश मटियानी की रचना पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो हिमाचल कम हमारा कुल्लू क्षेत्र। तब हम पंजाब में थे, तो पंजाब में तो कितने लेखक छपते हिमाचल के, और हिमाचल जो पहाड़ीपन बहुत कम आता था पंजाबी साहित्य में, लेकिन इधर शैलेश मटियानी हमको पढ़ने को मिले। ठीक है, तो ये इस तरह से शैलेश मटियानी कब तक पुकारूं, हाँ, रांगे राघव और फणीश्वर नाथ रेणु तब जिंदा थे ये, अब तो मृत हैं। पर जो पुराने लेखकों में जाहिर सभी को प्रेमचंद पसंद हैं, खासकर उनकी कहानियाँ, कफन, खासकर शतरंज के खिलाड़ी, ये तो हिंदी साहित्य की बात। ठीक है, अब रूसी में तो खैर मुख्य क्षेत्र तो हमारा अध्ययन का तो रूसी रहा, और साहित्य पढ़ाता हुआ मैं रूसी साहित्य रहा हूँ, और खासकर कविता। हमारे यहाँ चूँकि अध्यापक काफ़ी इसलिए बंटा होता है, भाई पिछली शताब्दी का आप पढ़ाएंगे गद्य, पिछली शताब्दी का कविता आप पढ़ाएंगे, आलोचना वाला तीसरा अध्यापक होता है, तो क्षेत्र एरिया बंटे हुए। तो मेरा रहा कविता रूसी, तो कविताओं के तो बहुत पुस्तकें देखा हूँगा, जाहिर है जिनके अनुवाद किए मुझे प्रिय थे, और चयन निर्धारित होता था अपनी रुचि के अनुसार, जो मुझे अच्छा लगता उसी का अनुवाद करूँगा। कुछ होता था, कुछ ऊपर से आते थे मिनिस्ट्री के कि भाई इस लेखक का अनुवाद करना है। ठीक है, वैसे इस सिलसिले में बताना भूल गया, उत्तरी एशिया का तो जिक्र किया मैंने, पहाड़ी प्रांत का। एक हमारा बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसी है किर्गिस्तान, एकदम ऐसा ही है, पशुपालक समाज रहा है, छोटा प्रांत है, छोटा देश है, 50-55 लाख का। तो वहाँ के महाकाव्य का अनुवाद करने के लिए मुझे बोला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एक संस्था है भारत की, शायद विदेश मंत्रालय का। तो कहा कि भाई ये तुमको करना है, ठीक है कर देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं, बहुत बड़े ताम झाम के साथ गए, वहाँ बुलाया गया मुझे। उस वो महाकाव्य से जुड़े हुए जो जगह हैं वहाँ सारी दिखाई गई। वहाँ जो महाकाव्य के जो, क्योंकि मौखिक रूप में रहा, जैसे राम कथा हमारे मौखिक रूप में रही,
लिखित तो आप कोशिश कर रहे हैं ना, लिखित तो उनसे मनाया, कथावाचकों से मिलाया गया मुझे। साल भर के बाद मैंने अनुवाद करके दे दिया तो वहाँ उसका विमोचन हुआ। सोच सकते हो, वहाँ के उप प्रधानमंत्री वहाँ आए, उसके विमोचन वहाँ हुआ 3 जगहों पर। उसके राष्ट्रपति से हमको मेडल मिला, ये तब की बात है। अभी वहाँ के राष्ट्रपति आए थे किर्गिस्तान के, तो मुझे बोला गया यार इसका एक नया संस्करण करो, इसमें कुछ और अंश जोड़े। तो वहाँ के राष्ट्रपति आए तो मोदी जी ने उनको गिफ्ट किया कि देखिए भारत में आपके महाकाव्य का अनुवाद। ठीक, तो ऐसे ही प्रांत जिस तरह से लोगों से मिलना जुलना हुआ, पशुपालक समाज है, रहा है, बागवानी है, ठीक है। तो इस तरह से अब अगला आपने बोला क्या था, रुचि, किन लेखकों में रुचि रही है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो रूसी लेखक तो बहुत है जो मुझे प्रिय रहे, क्योंकि विषय भी मेरा रूसी साहित्य है, मैं हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, जो पहाड़ी बोली है, हिंदी भाषा और रूसी भाषा, इनकी जो रचनाएं हैं उनका आपस में क्या उनमें अंतर है और क्या समानताएं हैं, और किस भाषा को लिखने में आप खुद को सहज महसूस करते हैं? तो पहले तो रूसी हिंदी थोड़ा बाद में, पहले हिंदी और सराजी ऐसी बात करते हैं। ठीक है, हिंदी और सराजी जी। यहाँ आजकल चला हुआ है पहाड़ी, हिमाचल में राज्य भाषा पहाड़ी होनी चाहिए जी, शिक्षा का माध्यम पहाड़ी होना चाहिए जी। और हिमाचल सर्विसेज के लिए जो इम्तिहान होते हैं पहाड़ी भाषा एक पेपर होना चाहिए। अच्छा, तो मैं इससे जुड़ा हुआ देखना बहुत अरसे से। अच्छा, है पहाड़ी भाषा, कौन सी पहाड़ी भाषा है? नारायण चंद पराशर जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था शिमला में, और देश के ज़ाहिर कुछ लेखक वहाँ वैसे ही रुके हुए थे, देश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में वो आमंत्रित थे, भाषाविद थे, हमको भी बुलाया गया था। तो हमने ये भी प्रश्न उठाया था कि पहाड़ी भाषा बहुवचन में बोलो, एक वचन में मत बोलो। पहाड़ी भाषा नहीं है, पहाड़ी भाषाएं या बोलियां हैं। लावली अलग है, किन्नौरी अलग है। आप समझते हैं क्या उनको? समझ सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। अब कुल्लवी है, सराजी है, उधर जाके सिरमौरी है, ठीक है, मासुई है, चलो चंबियाली है, बिलासपुरी है। तो आप कहाँ की बोल? तो यहाँ भी एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स है देखने, इसलिए मेरे से थोड़े नाराज़ रहते हैं लोग। ये कहने को तो कह देंगे जी, लेकिन पहाड़ी बोली के नाम पर आप कहाँ की बोली घोषित करेंगे कि पहाड़ी के सब करें? कांगड़ी, ये बहुसंख्यक है, मान लीजिए कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, कांगड़ी। तो फिर हम वैसे हिंदी हमारे लिए मदर टंग नहीं, मातृभाषा नहीं है, हम सीखते हैं, अपनी बोली तो है ही। फिर आप पहाड़ी भी सीखेंगे, फिर अंग्रेजी भी सीखेंगे, फिर कहते हैं जी संस्कृत भी सीखिए जी। तो कितना कर रहे हो भाई, चलने दो। हाँ, अगर आप समर्थ हैं अपनी बोली में लिखने में, लिखिए, कांगड़ा वाले कांगड़ी में लिखिए, ठीक है, किन्नौर वाले किन्नौरी में लिखें। पर ये कि एक विषय हिमाचल यूनिवर्सिटी ने भी एक रखा था, हमको भी बुलाया उसमें, ठाकुर मौलूनाम भी जैसे थे, मौलूनाम भी पहाड़ी भाषा के समर्थक थे। मैं उनको हमेशा कहता रहा पहाड़ी भाषा से एक वचन में मत बोलिए, बहुवचन में रखिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये नहीं, फिर और कहा, फिर मेहरबानी करके पॉलिटिक्स बीच में आती है। ये डोगरी अकादमी है जम्मू की, ये कांगड़ा वाले उसके भी मेंबर हैं। तो आप क्या डोगरी, ठीक है। फिर यहाँ सबको चलने, अपने अपने क्षेत्र में सराज में सराजी चलने दो, कुल्लू में कुल्लू भी चलने दो। और कोशिश रहे, अगर आप लिपि विकसित करते हैं, जैसे मैं अक्सर लोगों से जिक्र करता हूँ, हमें अपनी लिपि को थोड़ा जोड़ने पड़ेंगे। देवनागरी में हमको अपने अक्षर जोड़ने पड़ेंगे कुछ, तब हम समर्थ होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें। तो हो रहा कि आज सचमुच में लेखकों की संख्या कांगड़ा में ज़्यादा है, ठीक है, सचेत भी हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इसको पहाड़ी भाषा के नाम पर पूरे प्रदेश की बनाया जाए और इसको राजभाषा बनाया जाए, ये स्वीकार नहीं है। हाँ, लिखें, लोग खूब लिखें। तो सर, आप इसमें जो टांकरी लिपि है
उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो क्या है और कैसे वो सिर्फ अब मंदिरों, कुछ दीवारों, कुछ पत्थरों तक ही सीमित रह गई है और इसको खत्म होने के मूल कारण भी क्या है? ऐसा है, हर लिपि का पर एक विकास यात्रा रहती है। टांकरी लिपि अपनी विकास यात्रा में पिछड़ गई। जी। ठीक है, अब आज भाषा में है, हिंदी है, लीजिए, ये आपके स्वर हैं, आपके व्यंजन हैं, तो टांकरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों को जोड़ने का जो ये है कुछ प्रॉब्लम है, समस्या रहती है। ठीक है, फिर आप रामदास लिखा है तो रामदास है, तो आपको खुद स्वयं तय करना पड़ेगा रामदास है। मात्राओं का जो हिंदी में तो देवनागरी में तो विकसित हुई। ठीक है, देवनागरी का समय लगा कितना बड़ा, लेकिन हमारे मंदिरों में कुछ पांडुलिपियां हैं जो टांकरी में हैं। ठीक है, लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे यतीन में कुल्लू में वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम वापस कम से कम सीखें, तो ताकि हम पुराने कहीं अगर ग्रंथ हैं पढ़ सकें। अगर कुछ अगर सुधार करना हो तो हम टांकरी को थोड़ा अगर कर सकते हो तो विकसित किया जाए, लेकिन आज टांकरी में कोई साहित्य नहीं है। ठीक है, तो देवनागरी से जोड़ने पड़ेंगे हमको। जैसे कांगड़ा वालों ने काफ़ी सुधार लाया, उन्होंने लिख लेते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है कि बोलने में तो सहज हम महसूस करते हैं, जाहिर है अपनी बोली, जो बातें लोग जीवन के बारे में हो, खेती के बारे में हो, या देव समाज में नृत्य के बारे में, तो जाहिर है अपनी बोली। लेकिन जो दार्शनिक या साहित्य के बारे बात जब करनी हो तो अपनी बोली में कठिनाई महसूस होती है, तो उसमें हिंदी फिर। और जब आती रूसी की बात, सच कहें तो हम जब रूसी पढ़ते तो उस वक्त अगर दूसरी भाषा में शिफ्ट करें तो मुश्किल होता है। अब 40-45 वर्षों से सहज हो गए, अगर कोई रूसी सामने, हिंदी बीच में आती ही नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हम अनुवाद कर रहे हैं, नहीं, सीधे ही। जैसे हम अपनी बोली में जब बोलते हैं तो हम थोड़े सोचते हैं कि हम हिंदी से अपनी बोली में अनुवाद करें, इस सहज है। अभी रूसी से इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, और कई बातें जो सिर्फ रूसी के ही माध्यम से कह सकते हैं हम। ठीक है ना, जैसे रूसी साहित्य के बारे में जब गंभीर चर्चा हो तो रूसी में ही संभव है, या रूसी जोक्स, लाइट बात, जो सहज हल्के फुल्की बातें जो रूसी में कह सकते हैं वो हिंदी में अनुवाद में संभव नहीं है, तो इसका रिश्ता बनता है। ठीक है ना, आपने पूछा था कि बोली और भाषा, कोई प्रश्न आपने उठाया था। बात है कि हमारी बोली में दोनों के लिए एक ही शब्द है, बोली। भाषा शब्द नहीं है हमारी, दोनों के लिए। ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दो कर दिए गए, डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। डायलेक्ट वो है जिसकी अपनी लिपि नहीं है, भाषा है जिसके पास लिपि है और लिखित व्याकरण है। बोली अभी तक व्याकरण में बंधी हुई नहीं है, क्योंकि लिखित रूप नहीं है, बोली स्वतंत्र है। लेकिन जब आप लिपि बनती है और व्याकरण बनता है तो आप उन भाषा के नियमों के अंतर्गत बंधे होते हैं, भाषा प्रयोग सीमित हो जाता है, बोली स्वतंत्र है। अब संस्कृत से पाली आ गए, बुद्ध जी, माता बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली में दिए, क्योंकि पाली आम जनता की भाषा थी। अब संस्कृत में करते तो बुद्ध धर्म का फैलाव नहीं होता, और बुद्ध धर्म के फैलाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पाली में अपने प्रवचन चला, आम जनता समझ सकती थी। सबसे पहले तो अपनी बोली की विशेषताओं को हम समझ सके। आप देखिए, वाक्य रचना के बारे में चर्चा जब हम करते हैं लोगों से, बहुत कठिन है। सिंटैक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारी बोली का बहुत जटिल है। अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, और जो तत्सम से तद्भव रूप आया हमारी बोली में, वो परिवर्तन किस तरह है। अब देखिए, दो शब्द हैं, देखभाल, मरीज की देखभाल। भाल शब्द है हिंदी में देखना, हम देखभाल, मरीज की देखभाल, लेकिन प्रयोग में भाल नहीं है। हमारी बोली में है ताम भाड़ू सो, देखना शब्द नहीं है, भालना आ गया, पर हिंदी में विलुप्त क्यों हो गया, जबकि एक ही है। या हमारी बोली में हेरना भी है, हेर भाल, हेरना। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कैसे संभव है। एक साधारण शब्द आपको बताता हूँ, हो सकता है पंजाबी का शब्द हो, खिसा, खिसो,
तेरे खिस्से के आशा। आपको मराठी में मिलेगा खिस्से का, आप पंजाबी में है झोल, कढ़ी के लिए हम झोल, माछ झोल कहाँ है? बंगाल में। लूची, आप मंडियाली लूची खाना ना माँ के स्वाद, लूची लूची मिलेगा आपको बंगाल में। ये कहाँ से ये यात्रा शब्दों की कहाँ से कहाँ हो रही है। एक बहुत बड़े विद्वान कहूँगा मुझको जब भाषा विज्ञान की बात आती है, वार्नेकर है, 3 खंड, 3 बड़ी बड़ी पुस्तकें, शब्दों का सफर। वो बताते हैं शब्द यात्रा इसकी कहाँ से शुरू हुई। ये अरबी से आया, ये तुर्क मूल का शब्द है, ये उज़्बेक शब्द है, पर हमें जो शब्द उज़्बेक है वही हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। समोसा थोड़े हिंदी का शब्द है, ये उज़्बेक शब्द है, समोसा, समसा, ठीक है ना। तो इस तरह ये देखिए भाषा का विज्ञान इसलिए ज़रूरी है। यार ये शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आया कहाँ से, और रोचक विषय है ये। चलो खाली समय में तो चलो आप सोचते रह सकते हैं, ये विज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। ये चिंतन पद्धति को प्रभावित करते हैं। ये जो हमारी भाषा है ये सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, ये चिंतन पद्धति का भी साधन है। आप इतनी बारीकी से सोच सकते हैं, आपकी भाषा पर निर्भर है। फिर हम कहते हैं ये जापानी, ये बड़े टेक्निकल जैसे जी है भाई, उस जापानी की भाषा की खासियत भी है कि आप उस दृष्टि में आगे जा सकते हैं। जब चिंतन की भाषा आते हैं तो आप संस्कृत की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि समृद्ध है, उसमें वो शब्द है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाषा विज्ञान बहुत जरूरी है। तो सर आपके अनुसार जो सभी भाषाएं हैं वो सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि भाषा अगर जैसे आपने कहा था कि मुंडा आसन है, इंडो यूरोपियन है और इंडो ईरानी है, ये सब बातें जो हैं ये आपने कही थी कि भाषाओं का मिलना जुलना इसलिए हुआ क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे गए। तो सर इन सब के बीच में जो ये एक आजकल जो राष्ट्रवाद का मुद्दा चला हुआ है उससे आप कितना सहमत है, और आपके अनुसार भाषा जो है पूरी दुनिया में एक ही तरह से निकलती है, और आपने कहा था कि ऋग्वेद और अविस्तान में 70% शब्द जो है वो मिलते जुलते हैं। तो सारी दुनिया जब एक सूत्र में बंधी हुई है तो ये जो भाषा को लेकर जो ये आजकल चला हुआ है कि भाई विरोध चला हुआ है या समर्थन चला हुआ है, तो आप उससे क्या समझते हैं? पहली बात तो क्लियर होना चाहिए जी, क्योंकि हमारे यहाँ स्पष्ट नहीं है। ये एक है शब्द देश, एक है शब्द राष्ट्र, एक है देशभक्ति, एक राष्ट्रभक्ति। या तो कहे कि देश और राष्ट्र सिनोनिम्स हैं, एक ही है दोनों। या देश एक भूगोल क्षेत्र आता है, भौगोलिक क्षेत्र, भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है। एक है राष्ट्र, उसमें रहने वाले लोग, यंत्र है ना। अब रूस में 2 शब्द प्रचलित हैं, एक है राष्ट्र, एक है राष्ट्रीयता, ठीक है। जैसे रूस में एक प्रॉपर रूसी, वो कहेगा मेरी नेशनलिटी रूसी है, लेकिन बगल में जो ऑसेटियन भाई है तो रूस देश का नागरिक, लेकिन वो अपने राष्ट्रीयता लिखता सीधे पासपोर्ट में, तो ऑसेटियन लिखेगा। हम भी जो हमारे भी जो पासपोर्ट है उसमें भी 2 हैं, नागरिकता और राष्ट्रीयता। नागरिक तो हम सभी हैं भाई, कश्मीरी भी और वो अंडमान निकोबार में रहने वाला व्यक्ति भी नागरिक है, भारतीय। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीयता की बात है रूस के कंटेक्स्ट में स्पष्ट है, अंडमान वाला लिखेगा अंडमानी, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं है। यहाँ हमने एक देश फिर राष्ट्र इकट्ठे हो गया, राष्ट्रीयता का हमने सिटीजनशिप हमने लिखते इंडियन पासपोर्ट में, नेशनलिटी इंडियन, तो ये गोलमेल हो गया। अब आ गया राष्ट्र। भूगोल तो भाई यहाँ पर नदियाँ हैं, जमीन है, जंगल है, ये निधि है, ये प्रकृति के दिए हुए हैं, यथावत ऐसे ही है। जब राष्ट्र है वो इसमें रहने वाले लोग। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब आप कहते हैं जी हिंदू राष्ट्र, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये राष्ट्र हिंदुओं का है, उस अर्थ में कह रहे हैं। अब भाई फिर आप उनकी आलोचना क्यों करते हो जो खालिस्तान कहते हैं?
उनकी आलोचना क्यों करते हो? वो धर्म के आधार पर कर रहे हैं। धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता, ठीक है? राष्ट्र बनता जितने भी हैं यहाँ। अब जैसे हम देव वाले हैं, देव संस्कृति वाले लोग हैं। मेरे देवता का नाम आपको ढूंढ के दिखाइए हिंदू ग्रंथों में, हजारी देवता है। तो क्या हम गैर हिंदू हैं क्या? ठीक। तो भाई राष्ट्र, पूरा देश, पूरा राष्ट्र हम एक है, लेकिन बीच में ये विविधताएं हैं। मैंने जब नस्ल की बात की, क्रीड की बात की, ईरानियन की बात की, ये भाई रेस का मामला है, ठीक है? उस रेस में कश्मीरी मट्टू हो हैं या ज़्यादातर मट्टू है देखना में, ठीक है, ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में। तो भाई सपोरी हैं हमारे वाइस चांसलर रहे, या इस वो हिंदू भी हैं, उसी सरनेम के हिंदू भी हैं, और बाप दादे तो एक रहे ना। तो धर्म तो बहुत बात की बात है। हमको एकता के सूत्र में बांधती दूसरी चीज। सर भाषा में पहले धर्मवाद में थी, तो इस पर थोड़ा सा विस्तार में आप बताएं कि अगर धर्म से पहले भाषा थी तो फिर आजकल जो ये झगड़े हैं वो किस चीज को लेकर है? मतलब आप थोड़ा विचार अपने इसमें थोड़े विस्तार में प्रकट करें। पुराने का संस्कृत है, एक है वैदिक संस्कृत, एक है काव्य संस्कृत। ये जो ग्रंथ हमारे मूल है शुरू के, ऋग्वेद वैदिक संस्कृत कहलाते हैं, ठीक है? वो संस्कृत और बाद के संस्कृत में थोड़ा अंतर है। जब मैंने अवेस्ता की बात की, जो आज के पारसियों का, ईरानी नहीं रखना, पारसी, तो उनमें समानता है कि भाई किसी वक्त तो हम एक जगह रहे होंगे, हमारे आस्था के जो केंद्र बिंदु वो एक रहे। मैंने पहले भी लोगों से कहता रहा हूँ कि भाई ऋग्वेद में प्रकृति मूलक शक्तियों की उपासना है। अग्नि है, वरुण है, वन देवता है, चाहो तो ऊपर से आकाश में सूर्य देवता है। तो ये देवताओं के रूप में ये शक्तियाँ थी। उस समय के मनुष्य की चेतना का रूप तो देखिए ना, सूर्य ये क्या है, चकित करने वाला और नियमित है। हाँ, साल की परिक्रमा देखते अब आया, फिर आया, चंद्रमा की देखते अब आया। तो ये अध्ययन करते धीरे धीरे इन्हीं को हमने देव शक्ति प्रदान की। जी ठीक है सर, आप देवी देवताओं से आपका बहुत अधिक मुझे लगता है कि आस्था रखते हैं आप, और साथ ही जब मैंने आपकी कविताएं पढ़ी तो मुझे वो थोड़ी अलग लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो विचारधारा थोड़ी वैज्ञानिक है। तो दोनों में आप तालमेल कैसे बनाते हैं सर? बात आस्था के, मैं इसको आस्था नहीं कहूँगा, मैं दूसरे ढंग से कहता है इसको कि ये हमारा उस कम्युनिटी का कुल देवता, ग्राम देवता, फिर एक बड़े पंचायत स्तर के देवता है, फिर एक 5 कोठी के देवता मान लीजिए। तो ये हमारे एक तरह से प्रतीक है जी। तब मैं बाहु का बुहाड़ हूँ तो देवता पधारी का आदमी हूँ। देवता पर अब मेला बंजार होता है, पधारी देवता आया, इधर श्रृंगी ऋषि या कांडूनाग है, तो दोनों आपस में मिलाप करते हैं। ठीक, ये देवता उनका तो मिलाप है, ये 2 कम्युनिटीज का मिलाप भी है। ये आउटर्स राज में देवता पधारी है, हमारा बाहु का पधारी है। हमारा देवता उनके यहाँ जाता है, उनके देवता यहाँ आते हैं, 2 कम्युनिटीज जुड़ती हैं। फिर हारगी होती है 5 या 7 दिन के लिए, उनका देवता हमारे यहाँ रहेगा। 7वां दिन नृत्य चलेंगे, दिन के भी रात के भी, मेहमानबाजी होगी। और इस क्रम में क्या हुआ, उनकी लड़कियों की शादी है यहाँ, हमारी लड़कियों की शादियाँ वहाँ, समाज बन गया। ये आपको जोड़ता है। आज जो समाज है एक बांट रहा है। शहर में JNU में तो चलो बड़ी कम्युनिटी थी, हम एक दूसरे से मिलते थे, हेलो हेलो भाई, वहाँ मिल ले, या किसी आंदोलन में सब शामिल हो गए, या कोई गुजर गया कोई तो सब शामिल हो गए, ये विवाह है तो इधर शामिल हो गए। फरीदाबाद में रहे 3 साल, मेरे बेटे के ऊपर जो रहते थे या इधर बाएं दाएं, कोई हेलो भी नहीं। ये क्या है, बंट रहे ना। हमारा समाज ऐसा नहीं है, ये क्या इन देव कार्यों ने जोड़ के रखा हुआ। सर, बाहु के बारे में आप थोड़ा सा और मुझे बताएं कि बाहु का मतलब क्या है? भाई इसके लिए एक और विज्ञान है, वो टोपोनिम्स, जगहों के नाम ऐसे क्यों पड़े। जी। आपको तांदी, लौल में भी तांदी जी, हम, मेरे यहाँ 3 तांदियाँ हैं। अच्छा। पाटन लौल में भी है, यहाँ 3 पाटन है। ये क्यों
एक नाम क्यों है एक ही जगह तरह के? तो इनके पीछे कोई कारण यह है कि माइग्रेशन, और ये हो सकता है आज की जैसे सामने गांव भुमार है, कोई अर्थ नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता किसी समय इसका अर्थ रहा होगा। जैसे कुछ जगहों का नाम है रोपा तो हमको मालूम है, धान की खेती रोपे, कई जगह का नाम भी रोपा ही है, वो तो समझ आ गया, ठीक है ना। रोपे, सरूड़ू जहाँ पानी बहता है, वो कई जगह मैंने देखा है, वो जगह पर जैसे बाहू मालूम नहीं, पर जो हमसे पहले भी जो रहे होंगे इसका अर्थ होगा, मान लो टॉप पर, चोटी पर, ऊपर जोत बोलते हैं ना, मान लो उस तरह कोई भावार्थ तरह को, उधर खाबड़ है, उधर बीणी है, उधर चेहणी है। आज इनके अर्थ हमको मालूम नहीं, पर इसके पीछे भी एक विज्ञान लगे हुए हैं, टोपोनिम्स क्यों है भाई, इस पर काम ना मैंने किया ना किसी दूसरे ने, कि जगहों के नाम वो यथावत क्यों है। जी सर, कुछ खासियत जो बाहू की रही हो? बाहू की सबसे पहले मैंने बोला, बाहू मशहूर है जोगनियों के लिए जी। बाहू में जो जोगनियाँ हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो जाते ही जाते हैं वहाँ, देवता आते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा देवता इस घाटे का है श्रृंगी ऋषि है, जैसे मैंने बोला मूल नाम कांडू नाग है, कलयुगी नाग है, साल में 2 बार। बाकी ये तो सबसे बड़ा देवता है, तो आते ही आते हैं। बाकी यहाँ और तो राज का बाजारी भी जरूर आता है, पलाच में ईश्वर देव है, उधर एक छमाऊ है, ऊपर वो आते, उधर बाड़ी साइड में मंडी का देवता है चुंजवाला, वो आते हैं। कितने देवताओं का नाम करें, बालू नाग आते हैं। तो कोई हो, अब आप कहेंगे कि बाहु वाले क्या कहते हैं, महाशक्तिपीठ नाम दे दिया, एक है शक्तिपीठ, चल शक्तिपीठ सही, यहाँ से देवता आते हैं। और कई बार 5 कोठियों का जग होता है, 5 कोठी कितने लोग होते सोचो तो, जग होते बाहु में, उस जोगनियों की प्रतिष्ठा। अच्छा सर, जोगनियाँ जो हैं उनके बारे में थोड़ा ना आप और बताएं कि इनकी पूजा क्यों की जाती है और किस लिए की जाती है। और आपने बताया था कि जब इसमें बहुत सारी औरतें जो है, हर घर से एक औरत आती है, सिर्फ बाहु में आती है सिर्फ बाहु की, तो वो हर घर से एक औरतें आती है बाहु की, तो उनके भीतर जो है वो जोगनियाँ प्रवेश करती हैं। तो आपके अनुसार जो वो जोगनियाँ जब वो प्रवेश करती हैं तो वो क्या बताती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने अपने भीतर की भी कोई बात उसके द्वारा कही हो? नहीं, उस एक बार तो बहुत सारी महिलाएं गोल दायरे में हैं, उनकी पूजा हो रही है सबकी, ठीक है। कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई अखरोट ला रहा है, तो पूजा सबकी हो रही है। लेकिन ट्रांस में जोगनियाँ आएंगी कि एक स्त्री को, वो फिर जो जोगनियाँ कहना चाहती हैं, कुछ तो बताना चाहती हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। अगला लोग कह के देखिए पानी लगा, ये लोड़ी कुआशा लोड़ी थी, वो या बारिश नहीं हो रही, देवी वो जोगनियों पड़ोस रोड पड़ी, तो इस प्रार्थना के लेके जोगनियों के पास आते। अब जोगनियाँ मूल शब्द योगिनी से जाहिर है लगता, तो योगिनियाँ। अब वो गांव में जहाँ आबादी है वहाँ नहीं है ये स्थित, ये आबादी से बाहर है स्थित। ये अभी मैंने इस पर सोचा आखिर क्यों है। और शिखरों पर है लाम्बरी जोगनी, 14,000 श्रृंगी ऋषि के ऊपर। हमारा देवता पधारी वो जाता जलोड़ी ज्योत के ऊपर शिखर है, ये शिखरों पर है। क्यों है ये अब अनुसंधान का विषय है। जी सर, जो सिराजी जब आपने कविताएं लिखी तो निश्चित तौर पे तब आपने देवनागरी लिपि में ही लिखी हैं वो, तो उसमें आपको लिखते समय किस तरह की कठिनाइयाँ आई, और जो कुछ भी आप लिखना चाहते थे क्या वो पूरी तरह से आप अभिव्यक्त कर पाए, या फिर जो भी जितना भी आपने लिखा अगर नहीं भी कर पाए आप उसको, तो आप क्या चाहते हैं कि उस पर किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए? पहली बात तो है लिखने की, जब प्रयास क्या लिखने का, देवनागरी में यथावत वो अपनी ध्वनियाँ नहीं आती। जैसे मैं कई लोगों से भी कहता हूँ यार कुछ नुक्ते बताओ, आपने जैसे अरबी मूल के शब्द हैं या बाहरी शब्द हैं, जौ संस्कृत में, हिंदी जौ नहीं है संस्कृत में, जौ है, तो हमने क्या किया उसके नीचे बिंदी लगा दी तो जौ कर दिया है। जो भी अरबी मूल के शब्द हैं, कौ के नीचे बिंदी लगा दी, खौ के नीचे बिंदी लगाई हुई है, तो कौ, ठीक है, कौ नहीं, पीछे से, ठीक है। तो
अब हमको जो पूरा सवर्ग है, हमारे पास सौ भी है, सौ भी है, सौ भी है, सौ भी है, हिंदी में नहीं है। और स्वीकृत जौ के नीचे तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब कह रहे हैं उसको भी उड़ा दो। जैसे जरा सी देर हुई, वो कह रहे नहीं ये उड़ा दो। अबे तो अगर बोलने लग जाएंगे जरा, जरा का मतलब होता बुढ़ापा, अर्थ का अनर्थ नहीं हो गया, तो नुक्ते रखने पड़ेंगे। अब जब हम अपनी बोली में लिखने का प्रयास करते हैं तो भाई नुक्ते तो रखने पड़ेंगे, तो हमने रख दिया, झौ के नीचे सूरी रख दिया। हिंदी वाले कहते हैं स्वीकृत नहीं है, मैं कहता हूँ हिंदी नहीं भाई, ये मेरी बोली है, मैं अपनी बोली में लिख रहा हूँ, उनको स्वीकार हो ना हो। रूसी में 100 है, बड़ा मुश्किल है 100। एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है सुविताइवा, बताऊंगा पुस्तक, बड़ी पुस्तक। अब मैंने चौ के नीचे वो बिंदी लगाई, नहीं नहीं ये स्वीकृत नहीं, तो या तो हटाया जाएगा, वो सुविताइवा हो जाएगा, 100 नहीं रहेगा, वो अर्थ का नर्थ हो जाता है। 100 से स्वीकृत होना तो होता फूल या रंग, 100 का मत होता है रोशनी। भाई नाम जो आपका बना 100 से बना, पुष्प से बना, ठीक है। आप अगर 100 करेंगे तो मीनिंग चेंज, अर्थ बदल जाता है। तो क्या करें, उन्होंने कहा ऐसा करो जी, आधा तो रखो, आधा 100 रखो, वो 100 मान लेंगे। अब जो पढ़ने वाले हिंदी वाले, उनको कठिनाई होती है, तो सब असुविधा है। तो हिंदी को स्वीकार करना चाहिए, जोड़ो। अब नहीं जोड़ते तो हम जोड़ेंगे। लॉ की बात आई, ये भी छोड़ो। उसके बाद आते महाप्राण बोलते हैं, है ना? ये जो ख और घ है ना, जैसे हम अंग्रेजी में एच मिलाते हैं, खेमचंद बोल रहा हूँ तो KH है खेम, तो हमारे पास तो ख है, कोई कठिनाई नहीं है। इसको बोलते हैं महाप्राण ध्वनि। उस तरह घ GH करके घ बना ना, DH ढ बन गया। यूरोपियन भाषाओं में महाप्राण ध्वनियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हैं। पर हमारे पास इतना ही नहीं, हमारे पास हर जगह है अपने इस राज्य में। अब जैसे कूल, जानते ना, पानी वाला कूल, अगर हलंत लगाएं तो कू हल हो जाएगा, लेकिन एक्टिव है। चलो ये तो आप लोग नीचे है ना खड, हम बोलते हैं गार्ड, आप गार्ड कई जगह गार्ड बोलते हैं। हमारे बीच में हो कहाँ से आ रहा है बीच में? अब तो जब लिपि में आए हमको कुछ जोड़ने पड़ेंगे। और फिर हमारे पास ध्वनियों में है दो दयालु, दया दयालु, हमारे पास ये दो आधा हो जाता है। कोई शब्द है नहीं, हम दो अलग से नहीं कर सकते। कई भी शब्द है, मारे घर लोड़ी आओ, हमारे नहीं है, हो हट गया, महारे हो गया। ये जो हो का जो इधर से उधर करते हैं ना, ये पर हमको हो आधा करना पड़ेगा, म आधा करना, ये ध्वनियों के कठिन है कि लिपि में कैसे करें। तो ये अपनी बोली में कठिन है, लेकिन हम जोड़ते चले जाएंगे। हिंदी लगा दो, लॉ के लिए मराठी में है, देखना लॉ, ये एक ऐसे है, तो हमको भी जोड़ने पड़ेंगे लॉ के लिए। लॉ तो एक्टिव ध्वनि है ना हमारी, बहुत सक्रिय ध्वनि है, ठीक है। तो ये है, कुछ करना पड़ेगा लिपि में, हमको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। सर कौन कौन सी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो देवनागरी में तो है और दूसरी लिपियों में भी है, पर हमारी पहाड़ी भाषा में नहीं है? और कौन कौन सी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो पहाड़ी भाषा में तो है पर और लिपियों में नहीं है? मामला है वर्णमाला का, ठीक है ना। एक तो है कि देवनागरी बहुत सक्षम लिपि है। अब देखिए, स्वर और व्यंजन मिला के 52 है, 52, और अंग्रेजी वाले 26 से गुजारा कर रहे हैं। तो जाहिर है अंग्रेजी वालों को CUT कट, PUT पुट। अब जो यू जो है वहाँ तो कट, इधर PUT पुट हो गया। अच्छा, डोर है DOOR, डोर है, लेकिन पोर है POOR। ये क्या हो रहा है? ये अंग्रेजी की कठिनाई है, क्योंकि आपके पास जो अल्फ़ाबेट में केवल 26 लेटर है, और देवनागरी में हिंदी में को 52 है, तो हमको आसानी है। अब जैसे रूसी में कई ध्वनियाँ मैंने बताया आपको, महाप्राण ध्वनियाँ यूरोपियन भाषाओं में है ही नहीं। जैसे ख घ नहीं है, ठ ढ नहीं है, ठीक है, थ ध नहीं है, इनको बोलते हैं महाप्राण ध्वनियाँ। ये यूरोपियन भाषाओं में नहीं है, हमारे पास हैं। तो हमें
दूसरी भाषाओं का अपनी भाषा में अगर लिप्यांतरण करें तो कठिनाई नहीं आती, कुछ एक में आती है। जैसे प्लेजर है अंग्रेजी का, ट्रेजर है, अब देवनागरी में कैसे लिखें, नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी तरह रूसी ध्वनि की बात है, जैसे उ है, नहीं है हिंदी में, आप ई लिखेंगे, वो ई और ओई में अंतर है, नहीं है। ये तो वॉवल है और व्यंजन में रॉ है, इधर नहीं है। कहने के तो लॉ हमारे पास है, लेकिन रूसी लॉ बड़ा अलग है, लॉ वो नहीं है। लेकिन किसी तरह नियरेस्ट हमको ढूंढना पड़ता है, नियरेस्ट, ठीक है। अब रूसी में है आवारा हूँ, बड़ा पॉपुलर गाना है, आसमान का तारा हूँ। अब हूँ हो ध्वनि है ही नहीं, हूँ हो जाएगा। अच्छा, नेहरू तो बोल ही नहीं सकते, ऐसे बीच में नेहरू हो है ही नहीं, नखरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने ख भी हटा दे, हो भी हटा दे, नेहरू कर दे, नेहरू। अच्छा, हमारे पास ध्वनि जौ है हिंदी में, और उसी में जौ नहीं है, तो ये कठिनाइयाँ हैं। तो हमको नियरेस्ट जो स्नीपर्स जो हो सकता है वो करना होता है। अब भाई हमारी अपनी बोली की बात, क्योंकि हमने लिपि अभी तक है ही नहीं, तो कहीं हम नुक्ता लगा रहे हैं, जैसे स्वर्ग में हिंदी में नहीं है लेकिन लगाना पड़ रहा है। हिंदी में लिखे दाढ़ी, ढौ है, ढौ के नीचे बिंदा लगा, नुक्ता लगा है ना, स्वीकार हो गया दाढ़ी है भाई। लेकिन हमारा भी तो स्वीकार, हम भी स्वीकार करें ना भाई, चौ के नीचे बिंदी लगा दी तो भाई 100 मान लो, वो नहीं मानते। तो ये कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। अच्छा, अब रही रूसी में, अगर मान लो एक शब्द में 3 ओ हैं तो एक ही बोला जाएगा ओ, बाकी ओ हो जाएगा। तो हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है, जैसा बोला वैसा लिखा, ये हिंदी की खासियत है। अब रही अपनी बोली में, अपनी बोली को हिंदी में बताया आपको देवनागरी में बहुत कठिन हो रहा है। हाँ, अब जैसे तू, जैसे आदेशात्मक होता है ना, तू ठूर, तू ना, तू कर, करना तो आता है हमारा, मैं करूँ वो काम, मेरे वाले वो काम नहीं करूँ दा, ये अब कैसे लिए करूँ दा, करो उदा करें। या मैं ही वहाँ गया था, हाँ नाट होती तो है, मैं गया था वहाँ, हाँ नाट होती तो है, ये बाला घात आ गया ही के लिए, हाँ नाट होती, तू है करे यू काम है, तू करे यू काम है, आप ये काम करना, तू है करे तुम ही करना, 100 नाट हो, त्यू करू का 100 नाट हो, 100 है नाट हो, वही गया। तो ये थोड़ा हम लोग, कुछ लोग बैठे हैं कि भाई अपनी बोली में जो देवनागरी में कैसे लिखें, ये ध्वनियाँ हैं तो कैसे व्यक्त करें इनको, तो ये है काम मिलके करना है। सर, आपको क्या लगता है कि भविष्य में दोनों में से कौन सी भाषा में लिखना आपको ज्यादा पसंद करेंगे आप? लोक भाषा में लिखी गई जो रचनाएं होती हैं, क्या उनकी पर्याप्त पहुंच होती है? आज के युवाओं के लिए इस विषय में कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? ऐसा धीरे धीरे ये परिवर्तन हो रहा है। एक दिन ऐसा है कि शराबी नहीं रही, हमारे JNU में 2 लोगों ने बड़ा काम किया अंडमान और निकोबार की कबीलों पर। एक कबीले में एक ही आदमी रह गया उस बोली को बोलने वाला। अब वो बोली हमेशा मामला 2 लोगों के बीच का है, अकेले के लिए थोड़ी है, 2 हों तब भाषा है, जब दूसरा है ही नहीं तो अब वो व्यक्ति भी अगर गुजर गया तो वो भाषा खत्म। इस वक्त हर वर्ष लगभग अंदाज़ा है, कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा 20-25 के आसपास बोलियाँ गायब हो रही हैं, उनके बोलने वाले रह ही नहीं रहे। धीरे धीरे आप तो आजकल हमारी देखते हो सराजी में भी बच्चे थोड़े, आप तो गांव में भी हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जा रहे हैं, अरे अपनी बोली तो बोली, वो हिंदी भी नहीं बोलेंगे बाद में। एक संकट की स्थिति में है, लेकिन बचा किसने रखा है? फिर वही कहोगे देवलियों ने बचा के रखा है। देवली का मतलब गाने, मतलब नाच, गाने तो हमारी अपनी ही बोली है, आप उनका कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही बचाएगा, अगर हमारी बोली बचेगी तो हमारी देवलू समाज, हमारी जो सांस्कृतिक निधि है यही बचाएगी जी। बोली को। एक बार देव सदन में आप आए थे और मैंने वहाँ पर कुछ अंश सुने थे।
आपने वहाँ पर एक सिराजी रामायण के बारे में बताया था, तो आप हमें यहाँ पर विस्तार से बताएं कि सिराजी रामायण है क्या? ऐसा है, रामायण के बजाय मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा राम कथा। और देश में कम से कम 300 राम कथाएँ हैं। जाहिर है राम कथाओं के नायक राम जी हैं, लक्ष्मण है, सीता है, दशरथ है। ये तो कहानी चाहे वो उत्तर भारत की हो, चाहे बंजार की रामायण हो, या मान लो बनारस के वाले हिस्से की या दक्षिण भारत की, तो ये मुख्य चरित्र तो ये हैं और मुख्य कथानक भी वही है। लेकिन चूंकि आप बंजार के हैं तो वहाँ का सराजी वातावरण चलेगा। हाँ, तो पहाड़ों राम कहाँ के हैं? हमारे लिए राम ऐसे ही पहाड़ के हैं ना कहीं के, जिसको आप वनवास कहते हैं। हमारा वनवास तो है ना बाहु से आगे कहीं। तो स्थानीय भूगोल जो है कथाओं का स्थानीय हो जाता है। ठीक है। अब जो मैंने अंश सुनाया था वो एक खास मकसद से सुनाया था। वो मकसद ये था, राम भाई शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? राम भगवान है, वो मांसाहारी कैसे हो सकते हैं? तो भाई हमारी राम कथा में तो मांसाहारी हैं। तो इस संदर्भ में मैंने एक अंश सुनाया था वहाँ। सर वो अंश आप यहाँ पर भी सुनाएंगे कि वो क्या था? तो मैं अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में सुना रहा हूँ जी। ये अंश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था महाकाव्यों पर। तो महाकाव्यों के चरित्र किन देशों में या किन समाजों में वहाँ का रूप अख्तियार करते हैं, तो इस संदर्भ में था। तो वो तो किस्सा यूँ है, राम लक्ष्मण जंगल में वन में रह रहे हैं। राम जैसे का काम था उनका जंगल में मांसाहार शिकार करना। राम शिकार करने निकले हुए थे, तो जो शिकार घर में पड़ा था, मांस पड़ा था, लक्ष्मण उसको पका रहे थे। जंगल का जीवन है, बहुत बर्तन तो है नहीं, एक हंडिया है मिट्टी की, उसमें मांस पका रहे हैं। उसमें उबाल आ गया तो एक टुकड़ा मांस का आग पे गिरा, थोड़ा वो जल गया, भुन गया। लक्ष्मण ने सोचा इसको जलने क्यों दें, उन्हें मुंह में चखा उसको। वो पके हांडिया में पके हुए मांस से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने एक पीस और गिरा दिया, एक टुकड़ा। इस क्रम में ऐसा हुआ कि आग ही बुझ गई। अब बहुत दूर जंगल में रह रहे हैं, आग है नहीं, भाई आएंगे भूखे थके, अब क्या किया जाए, आग तो है नहीं। तो भागते हैं लक्ष्मण, एक पहाड़ लांगा, दूसरा पहाड़ लांगा, 7वें पहाड़ की चोटी से नीचे एक गांव पे धुआं उठता दिखा। उस गांव पहुंचे, एक घर के आगे खड़े हो गए, अनुरोध करने लगे, हे गिरी लक्ष्मी, आग चाहिए थी, अंगारे चाहिए थे। तो वो एक युवती उतरती है, अपने हाथों से, नंगे हाथों से अंगारे फेंकती है नीचे। अच्छा, ये क्या चमत्कार है? डर भी नहीं रही, हाथ जल भी नहीं रहे, है क्या तमाशा? वो आग को जानबूझ के बुझा देते हैं, फिर अनुरोध करते हैं, गिरी लक्ष्मी आग चाहिए थी। तो और गुस्से में और भी ज़्यादा अंगारे ले आती है। तो लक्ष्मण अपना साफा खोलते हैं और फैलाते हैं। ऊपर से वो युवती देखती है, ये क्या कर रहे हैं, साफे में अंगारे, आग, ये क्या हो रहा है? तो और झुकती है ऐसे देखने के लिए। वो आग लपेटते हैं अंगारे और चल देते हैं। पीछे पीछे वो युवती भी चल पड़ती है, देखते हैं साफा जलता है कि नहीं जलता, लेकिन वो नहीं जला। खैर युवती लौट आई, लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी कुटिया पहुँचे। कुटिया में राम गुस्से में, बहुत ही गुस्से में, नाराज हुए, उठे थप्पड़ मारने के लिए, पीटने के लिए, इतने गुस्से थे। तो भूख है, ऊपर से गुस्सा, गया कहाँ भाई कुटिया छोड़ के। लक्ष्मण बोले, ठीक है मारो, एक लाठी से एक देखना आग नहीं जलती, 2 भाई रहेंगे तब चलेगा। क्या राम शांत हुए, भोजन तैयार हुआ। तो लक्ष्मण बोले, भाई आज मैं भाभी देख के आया हूँ, होने वाली भाभी देख के आया हूँ, कल चलेंगे। तो ठीक है चलते हैं कल। उन्होंने मांस पकाया, एक लोटे में डाला और चल दिए उस जगह के लिए, जहाँ से उन्होंने आग ली थी। पहुँचे वहाँ, फिर वही अनुरोध,
हे गिरी लक्ष्मी पानी चाहिए था। तो बोली सामने तो है पानी, जाओ ना वहाँ पी के आ जाओ। क्या नहीं, हम ऐसा है घर का पानी पीते हैं, बहता पानी हम नहीं पीते। तो एक लोटे में ऊपर से रस्सी से बांध के लोटा देती है नीचे। उन्हें पानी तो चाहिए नहीं था, वो पानी गिरा देते हैं, उसमें जो साथ में मांस पका के लाए थे वो डालते हैं। वो मांस वो लोटा ऊपर खींचती है, देखती है क्या सुगंध, क्या महक, अंदर जाती है, तुरंत वो लोटे में से जो पका हुआ मांस था थाली में निकालती है, खाने लगती है। अरे क्या स्वादिष्ट, खाना खा लिया जो भी हुआ। उसके बाद वो झाड़ू देने लगती है। एक कोने में धनुष रखा हुआ था, तो सफाई के दौरान धनुष उठा के दूसरे कोने में रख देती है। इस बीच जनक जी आते हैं। तो बेटी ये धनुष यहाँ था, किसने उठाया? कहा मैंने उठाया। क्यों? कहा झाड़ू देने के लिए, इतनी धूल जमी हुई थी। क्या तूने उठाया कैसे? कहा उठाया, उठाया रख दिया। तो जनक समझ गए यहाँ से कोई शक्ति गुजरी है। तो इस तरह ये अंश कहानी का यहाँ समाप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद कहानी लंबी है, राम कथा बहुत लंबी है। असली बात यह है, मैंने एक कविता में भी जिक्र किया था, हमारे राम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, लक्ष्मण बहुत ठीक विपरीत, शांत सौम्य, गुस्सा नहीं करने वाले। जबकि अगर रामानंद सागर की रामायण देखी हो आपने, उसमें लक्ष्मण बहुत गुस्सैल है। ये अंतर है, कितना अंतर है, यही तो अंतर है। राम है दिव्य पुरुष है, लेकिन उनको अपनी दिव्यता का पता ही नहीं, एहसास नहीं। भगवान है लेकिन एहसास नहीं। लक्ष्मण उनको एहसास दिलाते रहते हैं बार बार। ये अंतर है हमारी राम कथा और तुलसीदास के रामचरितमानस। सर, जो हिमाचल की जो मूल संस्कृति, मानव मूल्य और यहाँ की जो पहचान है, उसका बाहर के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसका कितना विकृत असर हुआ है, और इसे रोकने के लिए बतौर संस्कृत कर्मी आपको क्या लगता है कि आपके क्या दायित्व हैं, और इसके लिए कुछ ठोस उपाय भी आप सुझाएं? ऐसा है, तो जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, शिक्षा का प्रसार होना था, हुआ। बाहर की दुनिया से संपर्क में आना था, आए। तो बाहर से तो बहुत कुछ आएगा। और आज संचार माध्यम इतने तीव्र, इतने प्रखर, इतने फैले हुए, अब तो आप रोक नहीं सकते। आप देखते हर बच्चा आजकल टेलीफोन लिए घूम रहा है। और कोरोना पीरियड ने टेलीफोन पर हमारी निर्भरता और भी बढ़ा दी। पहले तो शिक्षा के लिए, अब मनोरंजन के लिए। तो ये तो कितने लोगों का राम कथा है मालूम है। पहले सर्दियों में ऐसा होता था, रातें बहुत लंबी हैं, तो एक घर में कथियारी, कथावाचक को बुलाया जाता था। सारे लोग बैठे थे, 12-1 बजे तक कथा सुनते थे। ठीक है। फिर हलवा बना या कुछ और बना, तो सब लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। तो हमने भी तो तभी सुनी, हमने थोड़ी पढ़ी है अपने राम कथाएं, सुनी है। तो ये जो हमारी निधि है, इसको बचा नहीं सकते। हमारी शानदार महाभारत है, हमारे शानदार, हमारे अपने कृष्ण, ये नहीं रहेंगे अपने। हमारे दूसरों के कृष्ण हमारे हो जाएंगे, दूसरों के राम हमारे राम हो जाएंगे, दूसरों के देवता हमारे देवता हो जाएंगे। कांधे नाग कलियुनी नाग बन गया श्रृंगी ऋषि। उसी तरह बूढ़ी नागिन जो हमारी देवी, नाग देवताओं की माँ, वो हो गई शांता। ऊपर एक शंखचूड़ देवता, शांगड़ारो पटील में, वो हो गया शंखचूड़, वो हो गया सुखदेव। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं आप। हाँ, हमारे बाहु का नाम जिसका प्रजारी देवता में बताया, उसका कर दिया कालों के काल महाकाल वीरभद्र। अरे कहाँ से वीरभद्र आ गया भाई? प्रजारी है भाई। उसकी, इसको बोलते हैं गिनाई, भाषा। हर देवता की अपनी भाषा है, वो कहाँ से आया, किन जगहों से चला, कहाँ पहुँचा। तो हमारे पास वो इतिहास है, देवता को इतिहास ले दे करके, जिनका वो देवता था उनका इतिहास है। माइग्रेशन हुआ ना इधर से उधर, तो अपने देवता भी साथ लेते गए। कुछ लोग यहाँ बस गए तो हमने उसी देवता की स्थापना की। भारत से सूरीनाम यहाँ गए, कितना दूर है सूरीनाम, वहाँ गए, वहाँ के देवता वहाँ के राम हो गए। छोटी नदी आसपास थी, उसका नाम गंगा रख दिया। तो ये माइग्रेशन है, ठीक है कि नहीं। ये संस्कृति का, ये फिलहाल मैं थोड़े मेले और ये देवता थोड़ा सा इनके कारण बचा हुआ।
मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि मैं देश बहुत घुमा हूँ, जितने संगीत वाद्य हमारे यहाँ हैं बाजे, उतने पूरे देश में नहीं हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ ये गर्व की बात है, जब देवता निकलता ना तो पूरे बाजे, ठीक है, इतने कहाँ हैं, ये यही है। इसको कहते हैं रिचनेस, समृद्धि, संगीत की समृद्धि। अब बाजा बजता है, आपने ध्यान दिया कि नहीं, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बाजा। सुबह का बाजा अलग है, मेला दो देवते मिलते हैं वो अलग है, नाटी वो तो होने ही अलग अलग, ठीक है ना। अब ये स्टेप, अब जल्दी वाली नाटी, अब ढीली नाटी, ये होना, देवता की पूजा शुरू हुई, वो अलग बाजा। अब जलोड़ी जाता हमारा देवता जोगनियों के यहाँ, मिलाप होता है, उसके बाद जग होता है, भोजन पानी। जब पूरा हो गया तो अब 3 बज गए, लौटना है, 3:30 बज गए, तो वो बाजा बजाया जाता है। भाई देवता अब चलो, अब घर चलना है, देवता को बुलाने का बाजा है। उसमें हम जैसे जो गूर नहीं है, दूर के पाँव हिलने लग जाते हैं ऐसे, यह उस संगीत की शक्ति है, ठीक है। वो नहीं, वो बचा रहेगा फिलहाल जब तक देवता है, और देवता रहेंगे। अबे स्वराज का तो भाई मालूम नहीं, कोई बोलता स्वराज, असल बात यह है, जैसे तुम्हारे कुल्लू से शुरू करते हैं। हमारा जिला कौन है? कुल्लू। तहसील कौन है? कुल्लू। कुल्लू नाम कुल्लू क्यों पड़ा जी? क्योंकि शहर कुल्लू, ठीक है ना, तो कुल्लू। ऐसे कांगड़ा, जिला कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, फिर एक शहर का नाम है कांगड़ा। मंडी, जिला मंडी, क्योंकि मंडी सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब आओ तुम सराज पे। सराज ऊपर गांव है, 2-3 गांव हैं, उनको सराज बोलते हैं। तो यहाँ का नाम कैसे पड़ा जी? गांव के आधार पर पड़ा, यहाँ कोई बंजार के नाम पर नहीं पड़ा। और फिर आगे सुनो, जब मैं सराज की बात करता हूँ, एक है कुल्लू सराज। कुल्लू सराज में एक है इनर सराज, बंजार कंस्टिट्यूंसी, एक है आनी कंस्टिट्यूंसी, वो भी आउटर सराज है, आउटर सराज। एक है मंडी सराज, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक है देखना शिमला सराज भी। तो होने को सराज इतना बड़ा है, तो सराज नाम मालूम नहीं, वैसे गांव है ऊपर। तो सराजी पहले तो जरा थोड़े जफड़े जैसे जो बैकवर्ड है, तो उनको सराजी बोलते थे, ठीक है। तो कुल्लू वाले या सराजी। सर, आपकी एक कविता है मणश पृथ्वी रे, हाँ, उसमें आपने बताया है कि किस तरह जब आप अलग अलग जगहों पे गए तो आपको अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो सर, ये आपने कविता ऐसी क्यों लिखी? मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ आपके साथ बल्कि हिमाचल में, भारत में हर किसी के साथ ये होता होगा, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो उनको अलग जगह में अलग नाम से पुकारा जाता है। पर आपके साथ ऐसी क्या घटना हुई कि आपको लगा कि मुझे ये कविता लिखनी चाहिए, या ऐसा क्या महसूस हुआ? ऐसा है ना, तुमने सुना हो कि नहीं, सराजी गोजे हाथ नेल पीठी बोसे, सराजी गोजे हाथ नेल पीठी बोसे, ये कुल्लू वाले हमको बोलते हैं, ठीक है। तो सराजिया तुम, एक समय बड़े झगड़े होते थे 64-65 के आसपास। अगर किसी ने पहाड़ी बोल दिया तो हम बड़ा अपमान महसूस करते थे, पहाड़ी। अब स्थितियाँ बदल गई हैं, अब हिमाचल बहुत विकसित हो गया, शिक्षित हो गया, पंजाब वगैरह आगे निकल गए शिक्षा के जो स्तर पर, ठीक है। तो अब पहाड़ी होना गर्व की बात है। टोपी पहन, कौन टोपी पहनता है? पढ़ा लिखा गांव वाले टोपी पहनते थे। आज सम्मान की बात हो गई, वीरभद्र जी टोपी पहन रहे हैं, हाँ, प्रधानमंत्री टोपी पहन रहे हैं। तो इस तरह से रूप बदलते हैं, महत्व बदलते हैं। तो वो ये था कि हाँ, कूड़ू पूजी यहाँ सराजी, कुल्लू पहुँच कर मैं सराजी, मेरी पहचान सराजी। वहाँ से बाहर निकले शिमला तो कुल्लू हो गए भाई तुम ना, दिल्ली गए तो भाई हिमाचली हो गए, भारत से बाहर गए तो हम भारतीय हो गए। अब मान लो मंगल ग्रह है ऊपर, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मॉन्स्टर पृथ्वी रहो, कहाँ से आए तुम? तो पृथ्वी, हाँ पृथ्वी वाले हैं जी। तो इस तरह से आदमी का जो अस्मिता जो है, आइडेंटिटी जो है, वो संकीर्ण से, नहरों से लेकर
ब्रीद होती चली जाती है। या ऊपर से आओगे तो धीरे धीरे बुहाड़, बंसियाराम बुहाड़, बंजार में मैं बुहाड़ बाहू का हूँ, तो बुहाड़ कौन होगा तो मैं बुहाड़ हूँ। तो ये अस्मिता का प्रश्न है, ठीक है ना। पर सवाल है हम उसके अंदर बंधे न रहे। यहाँ चैनी और ये मालूम है ना, ये चुनहाल चैनी और बुहाड़ पंगाबाजी करता है। बुहाड़ देवता के जगह दाहिने में कौन बैठेगा? देवता। संघर्ष बैठेंगे, बाबूनाथ बैठेंगे। ये जगह देवताओं का झगड़ा नहीं है, ये इंसानों का झगड़ा है। हमको महत्व दो भाई, ठीक है कि नहीं। ये आइडेंटिटी का प्रश्न यार छोड़ो यार। हाँ अच्छा, हिंदू में फिर जात आ जाती है। हाँ ये ब्राह्मण है जी, ये जी क्षत्रिय है जी, ये जी कोળી हो, हरिजन है जी। क्यों भाई? ठीक है यार, क्या समस्या है? हमने आइडेंटिटी जाति आधारित आइडेंटिटी कर दी, धर्म आधारित। हिंदू एक थोड़े हैं, हिंदू वैष्णव भी हैं, मांसाहार के विरोधी हैं, एक भाई मांस वाले भी हैं। हिंदू ही हैं, एक इन देवताओं को मानने वाले हैं, दूसरा देवताओं को मानने वाले नहीं। अब मेला बंजार होता है तो श्रृंग ऋषि बैठे या सवर्णों का देवता बैठा है, वो भी सवर्ण है देखो। तो जो निम्न जातियों के हैं उन्होंने भी देवता बना लिए रथ। अब जैसे स्वर्णों का देवता आएगा तो स्वर्ण देवता मिलेंगे, गले मिलेंगे। लेकिन अगर स्वर्णों का देवता नहीं है तो गले नहीं मिलते। तो देवता अपने जगह पे बैठा है, वो बाहर से हमने बनाना अस्मिता। और तो और ये अस्मिता व्यक्तियों वाली, मनुष्यों वाली हमने देवताओं पर भी थोप दी। ठीक, वही आगे चल करके यहाँ तो जाति हो गया स्वर्ण अवर्ण, ये आगे जाकर हिंदू मुस्लिम हो गई। अच्छा, हिंदुओं में तो जाति हो गई। हाँ, कुल्लू में पिछले साल एक आरक्षण के विरोध में राष्ट्रपति के द्वारा एक क्या नाम डीसी को चिट्ठी डीसी के थ्रू राष्ट्रपति को भेजी, क्या आरक्षण खत्म करो नहीं तो हम आत्महत्या करने वाले हैं। क्या समस्या है यार? नौकरी है कहाँ जो तुमको आरक्षण के पीछे पड़े हो? पिछले दिनों फॉरेस्ट गार्ड के लिए पता नहीं कितने एप्लीकेंट से लगने 24 थे। हाँ, 1000 ने अप्लाई किया, लगे कितने? 24 में 6 मान लो रिजर्वेशन वाले लगे, 18। यार 1000 में से 18 लगे तो भाई 982 तो नहीं लगे। तो ये आरक्षण है इसका कारण, जो 6 लोग लगे उसके कारण तुम नहीं लगे क्या? समझे गए ना? काम क्या कर? अच्छा, हम सोचते हैं कि हिंदुओं में ही है, ये नहीं है। मुस्लिम में शिया और सुन्नी मरे जा रहे हैं आपस में। पाकिस्तान क्या नाम सुन्नी बहुल है तो शिया के पीछे पड़े हैं, ईरान शिया बहुल है तो सुन्नी वहाँ टिक नहीं सकता। क्या है भाई? हाँ, तो ईसाइयों में भी जानते हो, रूसी ये हैं और ये ऑर्थोडॉक्स, ये पोप को नहीं मानते, जो रोम में बैठता है ना बॉस, उसको नहीं मानते। अच्छा, ये हैं कैथोलिक यूरोप वाले, एक प्रोटेस्टेंट हैं जी। भाई काहे आपस में भिड़े जा रहे हो? लेकिन धर्म तो ये सारी बात जो मैंने कही, अब मान लो मंगल ग्रह पर तुम भूल गए तुम रूसी हो कि भारतीय हो। मंगल ग्रह पर भाई तुम कहाँ पे हो? अब जब सोवियत संघ टूटा उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ फंसे थे, रूस तो टूट गया, आप सोवियत संघ के थे नागरिक, सोवियत संघ रानी, आप कहाँ के नागरिक? तो ये इसलिए ये कविता लिखी थी हमने, कि अस्मिताओं को सीमित मत करो, अपने को पृथ्वी का ही मानो यार। लड़े जा रहे हिंदी पंजाबी, अरे जैसे नदियों का विवाद चला ना, आपको मालूम होगा हरियाणा और पंजाब में पानी के विभाजन को लेके झगड़ा है। सारे डैम हिमाचल में बने, भाखड़ा बांध हिमाचल में, पंजाब हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। एग्रीमेंट का मतलब हमको हिस्सा मिलना था, नहीं। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल का हिस्सा बनता है। लड़ो, चाहे को यार कर क्या रहे हो? तो ये है, इसलिए ठीक है, अस्मिताओं का प्रश्न है। सर, रविदास जी के कुछ शब्द हैं, जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रेदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात।
तो जो रविदास जी की जो ये पंक्तियां हैं, इनसे आपको क्या लगता है कि ये हमारे पहले के जो पहाड़ी परिवेश था और जो आज का पहाड़ी परिवेश है उससे कितनी अलग है और कितनी जुड़ी हुई है, और आप इससे क्या समझते हैं? ऐसा हमारी सामाजिक संरचना जो है, पहले तो हम तय नहीं कर पा रहे हम हैं क्या। ठीक है, किसी से पूछो तुम्हारी जात क्या है, बोलते जो राजपूत। 1911 और 1921 की जो जनगणना हुई, राजपूत तो सैकड़ों में हैं। जो जात है, बहुसंख्यक जात जो है वो है कनाइत। क्या बोला? कनैत या कनाइत, जो वो हैं। तो लेकिन राजपूत कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अच्छा, फिर जातियों में आ गया, अप्रभुत्व की बात है ना, जो डोमिनेशन जिसने किया वो ऊपर है, जो नीचे जिसके डोमिनेट किया हमने उसको नीचे कर दिया। तो श्रम विभाजन में हमने दुनिया भर में जो दास हुए उनको नीचे रखा गया, तो ये काम करेगा, तो ऊपर वाले काम नहीं करेगा। ये सारे धर्म ग्रंथों में तुम देखोगे, और चलो महाभारत में देखो, एकलव्य चोरी चोरी करके सीख रहा है धन। हाँ, द्रोणाचार्य जो है दीक्षा के रूप में अंगूठी मांगता है ताकि चला ही न सके। ये मानसिकता है, समझे ना, भयानक मानसिकता है। हैं, आपके गुरुकुल बंद थे, उनके लिए शिक्षा नहीं थी उनके लिए। फिर ऐसे समाज में तो भाई ऐसा है, बुद्ध धर्म छा गया था। हिंदू धर्म का नाम नहीं है कहीं, सनातन बोलते हैं। ठीक है, सनातनियों में ये बलि प्रथा भयानक रूप से थी, जात पात थी। बुद्ध धर्म, बौद्ध आए, महात्मा बुद्ध आए, और पहले धार्मिक गुरु रहे हैं वो महात्मा बुद्ध ही है, विवेकशील था, विवेक। पर उनकी फिलॉसफी बड़ी जटिल फिलॉसफी इस मायने में, वो ये कि भाई आप जन्म लेते हो, खुश होते हो, दरअसल आपने जन्म लिया, आप दुखों की दुनिया में आ गए हो। तो इसके अंदर जन्म से ही मुक्ति पालो, आप जन्म लें ही नहीं, इसको बोलते हैं निर्वाण की अवस्था है, निर्वाण। तो उसके लिए अगर संसार में आए, आप दुखों के जाल में फंस गए, चलो मात, दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, उसका निवारण भी है। तो अलग महात्मा बुद्ध छा गए थे देश में। अब एक दिन पता चलता है जी बुद्ध धर्म ही देश से मिट गया। यहाँ से चीन पहुँचा, हैं, चीन आगे कंफूचिया, वियतनाम, लाओस, बर्मा, बौद्ध धर्म फैल गया। और इधर तिब्बती लामा जी हैं, थोड़े वो भी तिब्बती करके हैं, थोड़े बौद्ध रहे, और लंका बौद्ध इतना बड़ा फैला इस कारण से। ठीक है, लेकिन बुद्ध धर्म को बाद में ऐसा कुचला गया फिर आ गया वर्ण आधारित समाज आ गया। वह किया, वर्ण आधारित समाज सोच सीमित हो गया, सारा धन मंदिरों में। मोहम्मद गजनवी आता अफगानिस्तान से, उधर से पहुंचता है सोमनाथ, वहाँ पहुंचता है, अब कूद धम बेहिसाब सोना है। आज तो उनको उसको पता चल गया था कि यहाँ है, लगे पूजा पाठ करने, ये कौन है, ध्वस्त हो जाएगा, हाँ, महाशिव इनको ध्वस्त कर देगा। आया, तोड़ तोड़ के लूट के चला गया। तो जाति व्यवस्था ने हमको क्या कर दिया, संकुचित कर दिया। इतने से हैंडफुल थोड़े से आते हैं विदेशी और लूट के चले जाते हैं। ये तो शुरुआत से लौटने वाले, कुछ बाद में कहा नहीं, आ गए तो शासन करो। थोड़े से पिंडी भर आए थे और इतने बड़े देश को सोच सकते हो कब्जा कर लिया। चलो, मेरे पास वो पुस्तक है नहीं, एक उज़्बेक लेखक की पुस्तक है, बाबरनामा, जिसको बाबर भारत में जो मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई, वो था आज के उज़्बेकिस्तान का छोटा सा राज था ना। उसको जब छोटी उम्र में बन गया बादशाह, उसको वहाँ से भगा दिया था। तो काबुल में शरण मिली उसको, सारा सेना तैयार कर रहा है कि मैं वापस लौटूंगा फरगाना। और इधर राणा सांगा जी पहुंच गए, चलिए दिल्ली पर आमंत्रित करने चले गए, लड़ेंगे इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ले आए, जो जिसको अपना फरगाना जाना था वो दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया।
सोचो, जाति व्यवस्था ने हमको कहाँ कर दिया, हमारी सोच। अरे इतने से आते हो, हाँ, पीट के चले आते हैं तुम, बाहर हुकूमत जमा के जाते हैं। ये है, समझे, कहाँ हमको कर दिया। सर हमारे क्षेत्र में भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, जैसे अब आजकल लोगों की प्रोग्रेसिव थॉट्स भी हैं, हाँ, पर साथ में वो कास्ट सिस्टम को भी मानते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बनाते हैं? तालमेल वैसे क्या है ना, एक है जो देव समाज जो जाति आधारित है, जी, सबसे ज्यादा देव समाज में है, ठीक है ना, मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो होता यह है कि जो अवर्ण समाज जो है, जो स्वर्ण समाज नहीं, वो अपने मंदिर बनाता है, वो अपने देवता बनाता है, उसके अपने गुरु हैं, अपने चेले हैं, वो समानांतर खड़ा कर देता है। कई जगह अब जैसे बाहु क्षेत्र में बाजा हम खुद बजाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, तो ठीक है ना, तो हम बजाते हैं। वो जो पहले ही भाई तो बाजा बजाएगा वो नहीं रहेगा, हमें बाजा बजा रहा, ठीक है। इधर का देवता गया वहाँ मंडीसराज में उधर, तो वहाँ बाजा बजाते हुए लोग, बाद में लोगों के घरों के अंदर चले गए, पर वहाँ लोकल लोग जानते क्या करें, यार बात ऐसी है, हम बजंत्रियों को घर नहीं छोड़ते यार अंदर। तो उन्होंने बोला ऐसा भाई, हम जात से बजंत्री नहीं है, हम खुद बजाते हैं। तो धीरे धीरे एक नौबत आएगी, हम खुद हो गया ना, जो डिवीजन ऑफ लेबर जो बोलते, श्रम विभाजन, वो समाप्त हो रहा होगा। अब भाई बागवानी तेरी भी है, मेरी भी है। पहले तो बंधुआ मुफ्त में कर रोटी बस खाई खिलाई, यही बहुत होता था, उसको काम करना था। हाँ, अब नहीं है, बदल गया धीरे धीरे। उन्होंने कहा तुम्हारे दे तो ठीक है, हमारे भी दे तो दो। यहाँ से एक हरिजनों का देवता है यहाँ बाहु से आगे, यहाँ तो अछूत है, वो स्वर्णों के देवता के साथ नहीं मिलते, जैसे आदमी नहीं मिलते वैसे ये नहीं मिलते। ये गया सेंज वैली, पाली नाग है देवता के नाम, वहाँ भी एक पाली नाग है, लेकिन वहाँ स्वर्णों का देवता है। अब बात चली, अब कई मिलाप करेंगे, इन्होंने कहा भाई ऐसा एक ही देवता क्या होता है, गले मिले। अब कहाँ धारणा बोलते, कहाँ देवता को उठाए, कहा यहीं देवता की कोठी में हो गया। धीरे धीरे अब शिक्षा का प्रसार हो गया, सारी बात है तुम्हारा देवता हमारा अपना देवता, चलो हो गया, हिसाब का बराबर हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे कोई जबरदस्ती का नहीं है। जी, ठीक है जी। सर एक प्रश्न और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, एक अध्यापक और कवि दोनों का एक साथ होना ये विरोधाभास लाता है या फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है? ऐसा एक कवि हुए जैसे निराला जी थे, दुनियादारी करनी है कोसों दूर, क्या नौकरी। अध्यापक तो भाई आप नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, 9 बजे क्लास शुरू होती है ना आपकी, इतने आवर्स में ये करना है, आप शेड्यूल है, आपका टाइम टेबल बना हुआ। निराला जैसे कोई टाइम टेबल मानने वाले थे, तो भाई उस शास्त्र में तो कभी नहीं है कि उतने मुक्त हो सके। ठीक है, महाकवि भाई आचार्य रविंद्रनाथ ठाकुर, एक तो बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं थी यूनिवर्सिटी की उनके पास, तो अध्यापक तो लग नहीं सकते थे, लेकिन स्थापना तो विश्व शांति निकेतन की। ठीक है, नोबेल प्राइज लिया। तो वो तो कवि होना भी आप अपने दम पर, फिर बात चली थी ना, रॉयल्टी कहाँ है, पैसा कहाँ है, क्या जीना कैसे है। निराला तो कर सकते थे, जैसे ही पढ़े, एक रूसी विद्वान आए, किताब लिखी इतनी बड़ी निराला पर, मिलने गए इलाहाबाद, देखो एक चटाई पर वो गंदा सजा ओढ़े हुए थे चादर, ये तो भाई वो निराला। हम तो वो स्वीकार, वो हमारे बलबूते पर नहीं है। ठीक है ना। अब हम अध्यापक, एक तो सच कहें मुझे बनना था स्कूल का अध्यापक, पिताजी अध्यापक थे, और स्कूल टाइम में अगर जो सपना था ना वो है कि अध्यापक ही बनना, फॉरेस्ट गार्ड नहीं बनना, पटवारी नहीं बनना, पुलिस में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, एक तो बॉडी हमारी आर्मी लाइफ थी नहीं। ठीक है, लेकिन अध्यापक बनना ये तो बाई चांस हो गया, हम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अध्यापक अब ये दोनों काम साथ साथ। अब
बात रही कविता लिखनी शुरू की थी, नेट कविता पर जिया नहीं जा सकता, लेकिन एक मन करता है कि यार इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करूं, मैं कुछ कहूं। ये दो ढंग से हो सकता था, या तो भाई राजनीतिक शब्दावली में या कविता के माध्यम से। ठीक है, कविता को ये हमने ये चुना। अब कविता की अपनी भाषा है, ठीक है ना। जैसे मेरी माँ की भाषा थी वो इशारों की भाषा थी, तो ये भी कविता भी एक भाषा ही है। आप अपनी बात, अपनी राय व्यक्त कर रहे हो कि मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार नहीं है, इसे मैं अच्छा मानता, इसे अच्छा नहीं मानता, लेकिन दूसरे ढंग कविता की भाषा है। ठीक है, लेकिन दो काम चले। असली काम मेरा जो बाद में बात कभी होगा समय, वो अनुवाद पर। ठीक है, मैं कविता ही कविता लिख सकता था, पर मैंने देखा कि मैं इसमें कवि तो हजार हैं, ठीक है। और फिर कविता के रूप में मेरी इच्छा ये रही कि मैं यहाँ के जनजीवन मेरी कविता में झलके, ये मेरी इच्छा रही। अजय से भी मेरी यही बात होती कि मेरा क्षेत्र दिखना चाहिए कविता में। एक है ना आजकल चला हुआ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, बड़ी बड़ी हमारा को इसका ठीक विपरीत, स्थानिकता नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए प्रेरणादायक मेरे लिए कल जिक्र आता है रसूल गमज़ातर का। आवार भाषा है, 3 लाख आबादी है, भी अनुवाद होता है उसका दुनिया भर में छा जाता है। ठीक है, मेरा दागिस्तान करके पुस्तक है, पहाड़ी इलाका है ऐसे ही जैसे हम, लेकिन लोक साहित्य अपने में समृद्ध है, कहावतों में, कहानियों में, प्रथाओं में, त्योहारों में। तो आवार जनजाति जो वहाँ की जो लोग हैं ये समृद्ध है, उन्हीं की बात करो। ये नहीं सोचो कि मैं अमेरिका वाले पाठक के लिए लिख रहा हूँ, तो फिर हो गया। आप कहाँ के पाठक कौन है तुम्हारा? स्थानिकता है, यहाँ से प्रेरणा मिली, अरे अपना करो ना भाई। तो सराजी में इसलिए, लेकिन कठिनाई है कि सराजी में पढ़ने वाले कितने हैं भाई? पहले तो साहित्य की समझ वाले हैं ही कितने। ठीक है, तो ये थोड़ा संकट का मौका है। जैसे हमारी कविताओं की जो अनुवाद हुए असेतियाई में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था सुबह, तो वहाँ में ठीक है उनको अच्छी लगी। वही पहाड़ हैं, जो भी श्लोक दर्द, स्त्रियाँ महिलाएं, जो भी। इसका जर्मन में अनुवाद हुए, हिंदी के नहीं, राजी की कविताओं के। इसके अंग्रेजी में अनुवाद हुए। ठीक है, तो भाई उनको लगा कि ऐसा भी है, दिखाना है। राज बोलो, बंजार बोलो, हिमाचल बोलो, है ना। अगर मैं ब्रॉड करूँ, आजकल हिंदी कविता जो है लगता है जैसे अनुदित कविता है, और कहाँ का कवि है, कहाँ के बात है, एब्स्ट्रैक्ट। अच्छे कवि मेरे मित्र मंडली का भी बड़े मशहूर कवि। ठीक है, स्थानिकता के हवा में वो क्या कहें, मेरा बल इस पे रहा। ठीक है, तो अगला भी प्रयास यही है